इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लो कैसे किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ये 12th नंबर को देखो। 12th नंबर में ग्लाइसिनेट आयन होता है। अब ग्लाइसिनेट आयन का एक स्ट्रक्चर याद है किसी को? कैसा है ग्लाइसिनेट आयन, कैसा दिखता है? अब जिसको ग्लाइसिनेट आयन याद नहीं रहेगा वो क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएगा, वो वहीं पे रुक जाएगा कि यार करे क्या, बनना कैसा है, इसमें कितने चार्ज है, -1 के -2। ठीक है, कम से कम चार्ज तो पता होना चाहिए, क्या चार्ज होता है, कैसे होता है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो हम लोग को इसका ध्यान रखना है। किसी को पता है ग्लाइसिनेट में कितना चार्ज होता है एक ग्लाइसिनेट आयन में? अगर याद किया हो तो कितना चार्ज होता है ग्लाइसिनेट आयन में? देख लो, यही मैं बोल रहा हूँ, याद करना है, यही मैं बोल रहा हूँ, रिवीजन करना है। अगर इतना स्लो पढ़ रहे हैं हम लोग, इतना आराम आराम से पढ़ाया जा रहा है, तो उनको याद रखना चाहिए। अगर नहीं रख रहे हो दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्लासमेट है, ये रहा, एक अमोनिया होता है और एक हमारे पास CO3 होता है। तो यहाँ से एक माइनस चार्ज सिंगल आएगा और बाइडेंटेड लिगेंड होता ही है, वो हमारे पास रहेगा। तो अगर हमारे पास Na दे रखा है और ग्लाइसिनेट आयन दे रखा है कितना, 2 दे रखा है, तो क्या बोलेंगे हर ग्लाइसिनेट में कितना चार्ज है, कितना माइनस है? -1। -1। तो 2 में -2 आ गया, तो इस पे कितना चार्ज आ गया निकल पे? +2। +2। अब हमारे पास सिंपल है, एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव। ये कॉम्प्लेक्स किसी तरह का चार्ज है क्या? नेदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव। तो इसमें मेरा जो पूरा कॉम्प्लेक्स रहेगा न्यूट्रल रह गया। अब अगर पूरे कॉम्प्लेक्स की बात करें, पूरा कॉन्डिशन कंपाउंड का बात करें, तो सबसे पहले क्या लिखाएगा? लिगेंड का नाम से स्टार्ट करेंगे, तो क्या बोलेंगे? बिस बिस ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो। देखो बिस ग्लाइसिनेटो भी लिख सकते हो, या फिर देखो बिस लिखना जरूरी नहीं, यहाँ पे देखा जाए तो बिस लिख रहा है, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्यों? तो ग्लाइसिनेटो में मेरे पास कहीं बाई ट्राई आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, कहीं भी बाई ट्राई है क्या? ग्लाइसिनेटो में कहीं कोई बाई ट्राई ट्रेट्रा ऐसा कोई वर्ड तो नहीं है। तो हम नहीं। चाहेंगे तो डाई भी लिख सकते हैं, हम चाहेंगे तो बिस भी लिख सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जितने भी हमारे पास मतलब मोनो के छोड़ के, मतलब जहाँ भी पॉलीडेंटेड 2 3 4 5 ऐसे, मतलब जहाँ पे ज्यादा वाले आते हैं ना, उसमें इसमें हम लोग बिस ट्रेस ज्यादा यूज करते हैं। तो इसलिए ना इन जनरल कभी कभी बिस यूज, लेकिन डाई यूज करना भी गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना है तुमको। तो क्या बोल देंगे यहाँ पे हम, अगर हमको लिखना है तो क्या बोल देंगे? बिस ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ये हो गया अपना ग्लाइसिनेट आयन के लिए। फिर निकल, अब निकल या निकलेट क्या लिखाएगा? निकल होगा या निकलेट होगा? निकल, निकल ध्यान से। रखना। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेगेटिव लिगेंड तो है नहीं कोई, पूरा कॉम्प्लेक्स का न्यूट्रल है, तो निकल रहेगा। और इसके बाद रोमन लेटर में 2, दैट्स इट। समझ में आया कैसे बता रहे हैं? हाँ सर। पर जिसके लिए ध्यान तुमको रखना है कि हमारा चार्ज क्या रहने वाला है। और जब तक हम चार्ज नहीं पहचान पाएंगे, जब तक हम पहचान पाएंगे, हमारा गलत हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन भले यहाँ काम नहीं, लेकिन बाद में काम आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 2 कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है सर 2 सर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? फिर से सर आवाज नहीं 2। आई। 2। ये कितना, ये लिगेंड कैसा है? बाइडेंटेट है ना भाई। अगर हाँ। बाइडेंटेट है तो एक लिगेंड 2 दे रहा है, तो अगर एक ग्लाइसिनेट 2 दे रहा है तो 2 कितने देंगे? 4 देंगे ना। 4। क्या गलती कर रहे हो? तो 4 होगा, फिर 2 क्यों बोल रहे हो? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया ना अपने पास। हाँ 4 हो जाए। पूरा फटाफट ध्यान रखो, याद रखो कैसे बता सर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ पूछो। सर इस साल पूछो। जो नीट एग्जामिनेशन होगा सर, वो बोर्ड के बाद होगा? बोर्ड के बाद ही होता है, बोर्ड के पहले क्यों होगा? बोर्ड के बाद ही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब बोर्ड से क्या लेना है, मतलब यही होगा कि बोर्ड के साथ कोलैप्स नहीं करेगा। जो भी नीट होगा और जो भी बोर्ड एग्जाम होगा, नीट का मोस्ट चांसेस है बोर्ड के बाद ही लेगा। वो 4 अटेम्प्ट तो दे नहीं रहा है, तो एक ही अटेम्प्ट अगर देगा तो बाद ही लेगा, पहले नहीं लेगा वो। हो गया इधर? सर हाँ। इतना सारा नाम याद रखना होगा? नहीं, एटलीस्ट तुमको, हाँ मतलब देखो मैंने जितनी बताया, कितना सारा नाम है, मतलब लगभग कोऑर्डिनेशन का पार्ट में तुमको याद ही तो रखना है। ये एक चैप्टर है जो थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा तुमको, उससे तुम्हारा पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा कंट्रोल। थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा, हमको भी याद है इतना वो तो।
मतलब थोड़ा सा रटना पड़ता है इसमें, बहुत ज्यादा सिर्फ लिगेंड से तुमको करने पड़ेंगे। ACS स्लेटो क्या होता है, रिवीजन करो ना थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है, इसको देखने में तुमको लग रहा है इतना, थोड़ा सा याद रखो। क्वेश्चंस करेंगे, ग्लाइसिनेटो डाइपिरिडीन क्या होता है, ईन क्या होता है, कार्बोनेटो क्या होता है, टर्पी, टर्पी से भी क्वेश्चन आ रखा है जेईई में एक बार। तो टर्पिरिडीन क्या है, कितने लिगेंड से कितना चार्ज है, तुमको याद रखना पड़ेगा, ये इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। यस सर। EDTA तो याद रहना ही है, सबको याद रहता ही है, उसको तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, याद नहीं है ऐसा कोई, सबको पता ही है। और कोई हाँ, तो देखो और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तुम लोग को ये नहीं देखना है बैठकर, ठीक है ना, सिर्फ इसको देखना है बैठकर। चलो लिखो, या फिर हम तुमको एग्जांपल दे रहे हैं, इसको ट्राई करो। CrH2O, ये वाला ट्राई करो। CrH2O होल 4 Cl2Cl, खुद से ट्राई करो बिना देखे हुए। CrH2O होल 4, एक दो एग्जांपल हम करवा दे रहे हैं, फिर हम सबसे पूछेंगे, है ना। पहले सीख लो सब लोग कैसे किया जाता है सबसे। अब जितने लोगों को ध्यान से सीखना है तो डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, ध्यान रखना। अगर शर्माओगे डरोगे ना तो कभी सीख नहीं पाओगे लाइफ में। तो बिल्कुल क्लास में अच्छे से अटेंटिव रहो, और जो नहीं आ रहा है, गलत सलत जो आ रहा है बोलो, तभी सीखोगे। ट्राई करो इसको। टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम क्लोराइड 2 क्लोराइड। ठीक है, सब लोग ट्राई करो। कॉपी में लिखो, ट्राई करो कितना चार्ज है। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं मेटल एटम का, जो मेटल एटम दे रखा है उसका, और फिर हम लिगेंड्स का नाम लिख लेते हैं फटाफट। हुआ। पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, क्रोमियम का, वो निकाल लो। ये 0 है, ये कितना है -2, ये कितना -1, कितना आ जाएगा, ये +3 होगा। +3। ये क्या Cl में -1 है तो इस पे क्या आएगा +1 कॉम्प्लेक्स में, बाहर -1 है तो यहाँ पे क्या आ गया +1 कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम पहले किसका नाम लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स का कि बाहर वाले का, कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते टाइम हमको क्या देखना है, लिगेंड्स को देखना है। देखो फिर से स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो वाटर का नाम क्या होता है, एक्वा। एक्वा, और Cl का नाम तो क्लोराइडो है। तो पहले आता है A, फिर आता है Cl, है ना। तो पहले क्या आएगा, A आएगा, तो क्या बोलेंगे, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। उसके बाद कितने क्लोरीन है, 2, तो 2 क्या हो जाएगा, डाइक्लोराइडो। डाइक्लोरो। क्लोरो या क्लोराइडो कोई गलत नहीं है, क्लोरो बोलो चाहे क्लोराइडो बोलो, दोनों सही है। उसके बाद क्या आएगा, क्रोमियम या क्रोमेट, क्रोमियम। क्रोमियम। क्रोमियम, वेरी गुड। क्रोमियम, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है, तो कितने पावर कितना आएगा इसमें, 3 +3। उसके बाद बाहर क्या जाएगा, क्लोरीन। क्लोराइड। क्लोराइड, 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 क्लोरीन, क्लोराइड है ना, लास्ट वाला पार्ट क्लोराइड होता है। तो ये नोट करो फटाफट, फिर आगे ट्राई करेंगे। से 3 के बाद थोड़ा सा गैप रहेगा। कोई गैप नहीं रहेगा, सब एक साथ रहता है, ध्यान रखना, मैंने पहले बताया। लेकिन ऑप्शन में अगर हम गैप नहीं देंगे तो तुमको पढ़ने में नहीं बनेगा, इसीलिए गैप दे दिया जाता है, ऐसा कोई गैप नहीं रहता है। और सब कैसा रहेगा, स्मॉल, ये सी जो है कैपिटल होगा या स्मॉल होगा, क्लोराइड वाला स्मॉल होगा। सब स्मॉल होगा। अब लिखने का आदत है तो हम बड़ा ही लिख देते हैं, लेकिन वो हमेशा कैसा होगा, स्मॉल ही होगा, इसका ध्यान रखना सबको। तुम लोग को ये सब चीज जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उसको ध्यान रखना है, और जो बाकी दिया रहेगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में मतलब दिया दिया तो डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो तुम लोग को हमेशा एक्टिव रहना है। चलो एक और एग्जांपल दे रहे हैं, हम करा दे रहे हैं, फिर अगला तुम लोग करोगे। 7 नंबर, ये भी ट्राई करो, फिर सब बता देंगे कैसे करना है इसको। Na3FeCN5NO, ट्राई करो। बताओ क्या आ रहा है, पहले देखो कि पूरे कोऑर्डिनेशन पे क्या पावर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, उसको चेक करो, और फिर हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
7 नंबर ट्राई करो सब लोग। सर NO का क्या होता है नेम? NO का नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल या NO प्लस है तो नाइट्रोसोनियम। अगर न्यूट्रल नाइट्रोसाइल, अगर प्लस है तो नाइट्रोसोनियम। दे रखा है नोट्स में, लिखोगे लिख लेना, लिखे नहीं हो उस बार। निकालो क्या रहा है। सर सही आया। ठीक है, देख लो बन रहा है नहीं बन रहा है। पहले क्या करेंगे हम, वो भी दिखा दे एक बार और करके, सबका हो जाना चाहिए। Na3 है बाहर, फिर हमारे पास है FeCN5NO। ठीक है, यहाँ तक हमको दे रखा है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि पहले चार्ज निकाले। इसमें कितना है +3, इसमें कितना -5, और NO दे रखा है तो न्यूट्रल यहाँ पे, तो इसमें कितना चलेगा +2, +3 -5 +2, तभी न्यूट्रल होगा टोटल चीज आके। तो हमको इसका पावर आ गया। अब देखो कि अगर +3 है कॉम्प्लेक्स के बाहर, तो इसके ऊपर क्या आएगा -3 आएगा कॉम्प्लेक्स के बाहर। कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज हो गया और बाहर हमारा कटायन हो गया। तो पहले किसका नाम लिखते हैं, कटायन का कि पहले एनायन का? कैटायन का। कटायन का। तो क्या हो जाएगा, ट्राइसोडियम, सोडियम। सिर्फ सोडियम। सोडियम। वेरी गुड, ध्यान रखना है ट्राइसोडियम नहीं होता है, क्या बोलेंगे सिर्फ सोडियम। उसके बाद फिर आएगा इधर। अब इधर में क्या देखना है हमको, ये हो गया साइनो, साइनो है, ये क्या है नाइट्रोसाइल। तो पहले कौन है, एन के सी, सी तो क्या आएगा पेंटा, साइनो पेंटासाइनो पेंटा साइनो, याद रखना पेंटा साइनो। फिर नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल। उसके बाद नेगेटिव लिगेंड है तो आयरन क्या हो जाएगा, क्या होगा आयरन, फेरेट। अब हो जाएगा फेरेट। ध्यान रखना है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो फेरेट हो गया। फिर ब्रैकेट में 2। देख लो किसी को कोई डाउट है किसी पार्ट में तुरंत पूछो, सबकी आवाज आनी चाहिए हमको, कोई शर्माएगा नहीं, कोई घबराएगा नहीं, बिल्कुल बताएगा, जिसका नाम पूछेंगे वो बताएगा। ठीक है, हो गया। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, बन जाएगा सबसे। चलो ट्राई करते हैं। यस सर बन जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसको ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ट्राई करो। सर आप लिख दीजिए तो थोड़ा सा क्या क्या बड़ा करके। दिख रहा है क्या तुमको, ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या? सर थोड़ा सा बड़ा करके लिख दीजिए और डॉटेड डॉटेड आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैं लिखते रहूँ। चलो ट्राई करो इसको। CO Cl2 अमोनिया होल 4 प्लस चार्ज दे रखा है। ट्राई करो, अस्सी फिर तुम बता क्या आएगा। बाकी लोग भी बनाओ, नहीं बनेगा उसे तो बताना, पहले बताना सिर्फ क्या को है। टेट्रामीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3। टेट्रामीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3। देख लो कोबाल्ट 3, अब हमको देखना है कि नहीं है, तो इसका x मान लेते हैं, इसका -2 है, इसका 0 है, इक्वल टू +1 होना चाहिए क्योंकि बाहर +1 है। तो x कितना आ गया +3, उधर भेज दिया, तो +3 है मतलब सही आ रहा है यहाँ पे। ठीक, अब देखना है हमको कि पूरा जो कॉम्प्लेक्स से पॉजिटिव पार्ट है, तो पहले लिगेंड का नाम लिख लो। ये अमीन होता है, ये सी क्लोरीड होता है, तो पहले अमीन से स्टार्ट होगा, टेट्रामीन, वेरी गुड। क्लोराइडो में डाइक्लोराइडो, फिर कोबाल्ट है, कोबाल्ट रहेगा क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट रहेगा, कोबाल्टेट नहीं होगा, और क्या हो जाएगा 3। ठीक है सबको? यस सर। हाँ सर। यस सर। चलो उसके बाद दूसरा ट्राई करते हैं। ये ट्राई करो सेकंड नंबर, मनसा तुम ट्राई करो। सर बताएं। नहीं रुक जाओ, उसको बताना उसके बाद।
2 मिनट दे देते हैं ना टाइम, 2 मिनट 1 मिनट लगेगा टाइम, उसके बाद बताइए। मनसा आवाज आ रही है ना? बताओ फटाफट क्या आ रहा है। अमोनिया होल 3, CrCl3 अमोनिया होल 3, ये 3 है। बन रहा है मनसा, आवाज आ रही है ना? कहाँ है ये? यस सर। बनो क्या है बताओ। ट्राई एमोनिया। अमोनिया होता है, अमोनिया की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग? अमाइन। ट्राई एमाइन क्रोमियम ट्राइअमीन, क्लोराइड। ट्राइअमीनो हो जाएगा। ट्राई अमीनो, या क्या लिखेंगे इसको? ट्राई एमिनो क्लोरियम क्लोराइड। क्लोरियम नहीं, क्या होगा? क्लोराइडो, टेट्रा ट्राई क्लोराइड। हाँ बोलो, कोई दूसरा बताओ। आयुष तुम्हें बता दो। ट्राई अमीनो ट्राई क्लोरिडो क्रोमियम 3। ट्राई क्लोराइडो, वेरी गुड। फिर क्रोमियम है, क्रोमियम का क्रोमियम यूज हो गया है। अब देखो हमको पावर निकालनी है, -3 है, 0 है, तो इस पे क्या आएगा? +3 रहेगा। पावर में क्या रहेगा? ब्रैकेट में 3। ट्राई अमीनो, अमाइन की जगह पे अमीनो होता है, क्लोरीन की जगह क्लोराइडो या फिर क्लोरो, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना सबको, ठीक है? सर तो मतलब कि जो क्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पहले लिखेंगे? नहीं बेटा, पहले हम देखेंगे ए है कि देखो अमोनिया ए से स्टार्ट होता है ना, और क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है, तो पहले ए आता है कि पहले सी आता है? अगर हम नाम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए आता पहले है। ए। ए आएगा तो हम पहले अमोनिया का नाम लिखेंगे। अब अमोनिया कितने? 3 है, तो लिखेंगे ट्राई अमीनो, ठीक है? उसके बाद क्लोरीन देखना है, तो कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है, तो क्या बोलेंगे? ट्राई क्लोरो या क्लोराइडो, दोनों बात बराबर है, दोनों ही सही है। उसके बाद हमारा मेटल का नाम आता है। अब मेटल का नाम लिखने के पहले हमको देखना है कि जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो कैसा चार्ज है, उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है या फिर न्यूट्रल है तो जैसा नाम रहेगा वैसा आ जाएगा, क्रोमियम का क्रोमियम आ जाएगा। लेकिन अगर इस पूरे के बाहर नेगेटिव चार्ज आता है तो क्रोमियम का क्रोमेट हो जाता है, क्रोमेट। समझ में आया कैसे बता रहे हैं? ओके सर। चलो सर एक बार ट्राई ट्राई कर लो। अमाइनो अमाइन नहीं होगा? ट्राई अमाइन देखो, ट्राई अमाइन ही बोल सकते हो, ट्राई अमीनो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत है। ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोराइडो, ट्राई अमाइन भी अमीनो भी दोनों चलता है, ऐसा कुछ नहीं, अमाइन अमीनो दोनों ही यूज होता है वैसे। ठीक है, हो गया यहाँ तक? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन दे, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। कौन ट्राई करेगा? नंदिनी तुम ट्राई करके देखो, बनता है तुमसे। थर्ड क्वेश्चन नंदिनी और सिमरन दोनों ट्राई करो, देखो किससे बनता है, बताओ पहले जो भी बन रहा है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है क्या? C2O4 जो है एक स्पेशल लिगेंड है, उसका नाम याद रखना है। नंदिनी, सिमरन, कोई भी ट्राई करो, बताओ किससे आ रहा है आंसर। वैसे अमाइन भी ज्यादातर यूज करते हैं लोग, अमाइन ही चलता है, अमीनो अमाइन दोनों, लेकिन वैसे अमाइन ज्यादातर यूज करना अपने को, ठीक है, ध्यान रखें। ArC2O4 होल थ्राइस। जैसे बनता है बताओ फटाफट। नंदनी, सिमरन, दोनों को दे रहे हैं मौका, और जो आ रहा है बताओ। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे भी नहीं होगा। तो बिल्कुल वो नहीं है कि शर्माना है, ये नहीं हो रहा हमसे, नहीं हो रहा हमसे। जहां नहीं बनेगा हम बताएंगे, टेंशन मत लो। बाकी लोगों का हो गया है? हाँ सर। यस सर। चलो तुम दोनों जल्दी सुनाओ क्या आ रहा है। सिमरन बताओ, ट्राई करो। सर पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेट पोटेशियम आ गया बेटा, उसके बाद ट्राई ऑक्सिलेट ऑक्सीलेट या ऑक्सिलेटो क्रोम ऑक्सीलेटो, उसके बाद क्रोमेट
क्रोमेट, उसके बाद कोई चार्ज आएगा, कोई चार्ज आने वाला है कि नहीं आने वाला है? ऑक्सीजन स्टेट। सिमरन, नंदिनी तुम भी बोलो कुछ। क्या चार्ज आएगा इसके बाद? कितना ऑक्सीजन स्टेट, कितने क्रोमियम का निकालो? यहाँ पे कितना है? +3। इसका x मान लिया हमने। और C2O4 में कितना चार्ज होता है सिमरन? -2। तो कितने हैं ये देखो? C2O4 ऑक्सलेट आयन में कितना चार्ज होता है? सब लोग चेक करो पहले एक बार फिर से, अगर याद नहीं है तो। C2O4 में कितना चार्ज होता है? -2। तो कितना हो जाएगा? -6, क्योंकि 3 है ये, तो -6 आ गया। ये +3, तो इस पे कितना रहेगा? +3, तब जाके पूरा +3 न्यूट्रल हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या है? क्रोमेट के बाद 3 आना है। तो पहले देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो हमने देख लिया ये पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा था। अब ये है पॉजिटिव पार्ट और ये है नेगेटिव पार्ट, क्योंकि बाहर जो है कटायन है, तो इस पूरे के पार क्या रहेगा? -3, मतलब अनायन बन जाएगा। तो हमको पहले कटायन का नाम लिखना है, तो क्या रहेगा? पोटासियम। उसके बाद हमको इसका नाम लिखना है। इसके नाम लिखने पर लिगेंड का नाम लिखते तो ये होता है ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट लिगेंड का नाम होता है। तो क्या जाएगा? ट्राई ऑक्सलेटो। ट्राई लिख लो। तो या फिर अगर तुमको पता है बाइडेंटेड लिगेंड है तो तुम यहाँ पे ट्रेस भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेस ऑक्सीलेटो भी हो सकता है या फिर ट्राई ऑक्सीलेटो, दोनों ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है इसको। तो ये क्या है? नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो क्रोमियम का क्रोमेट हो जाता है, बहुत सही। और इसका जो चार्ज था वो तुमको निकालना था, कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ तक जाके तुम्हारा सही हो पाएगा। क्लियर है? ठीक है, सबका आ रहा है? हाँ सर। चलो उसके बाद ये तो बहुत बार करवा चुके हैं, ये वाला ट्राई कर लो। PtCl अमोनिया होल 5 Cl3 करो ट्राई इसको। स्वप्ना, शुभम, बनाओ कोई भी। ओवेस, करो ट्राई जल्दी से, क्या आ रहा है? पेंटा अमीनो। आयुष, नहीं तो मत रुक जाओ, बाकी लोग कुछ किसको उसको बोले? ओवेस को बोले हैं, शुभम को बोले हैं और स्वप्ना को बोले हैं। ट्राई करो। पेंटा अमीनो क्लोरो प्लेटिनम, उसके बाद पेंटा ब्रैकेट में अमीनो, ठीक है, क्लोरो हाँ, उसके बाद प्लेटिनम प्लेटिनम, उसके बाद उसके बाद ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में 2, उसके बाद क्लोराइड। क्लोराइड। क्या सही है क्या? Yes, sir. सही है? Yes, sir. नहीं बेटा, सर ये गलत आएगा। क्लोराइड की जगह क्लोरेट होगा, क्लोरेट एनायन है। होगा। यस ये वाला, ये तो बाहर है ना, यस तो हमेशा क्लोराइड ही होता है, ये तो गलत नहीं करना है। ये क्लोराइड ही है जो कि सही है। और कोई बताओ, कोई गलत पकड़ रहा है इसमें? सर प्लेटिनेट होगा। सर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा। ये सही है। प्लेटिनेट सब लोग गलती कर रहे हो बैठ के, स्टीफन ने सही बताया है। देखो यहाँ पे ये x है बेटा, हमारे पास ये x है, ये कितना -1, ये कितना 0, और इसका कितना भी -3, इक्वल टू क्या? न्यूट्रल होना चाहिए। तो x कितना आ गया? +4 आया ना, पूरा ऐसे चला गया। या फिर तुम ऐसे बोल दो, Cl का -3 तो इस पे क्या आ गया? +3। इस कॉम्प्लेक्स के बाहर कितना? +3 आ गया। अब निकालो x -1 + 0 इक्वल टू कितना? +3 आना चाहिए, क्योंकि बाहर +3 चार्ज है। तो x कितना रहेगा? +4। चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, बात बराबर ही है। तो मेरा ये क्या रहेगा? 4। अब ये 4 कर लो, फिर सब सही हो जाएगा। क्लियर है? तो वहाँ प्लेटिनम लिख सकते हैं ना सर? प्लेटिनम ही होगा। देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या पॉजिटिव चार्ज है ना, तो प्लेटिनम होगा। ये सब सही है। पेंटामाइन, सबसे पहले तो पहले इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। यस सर। कटायन का नाम लिखाते हैं। 5 है तो पेंटामिनो हो गया। पेंटामाइन बोल दो, पेंटामिनो बोल दो, बात बराबर है। पेंटामाइन, पेंटामाइन या पेंटामिनो, पेंटामाइन ज्यादा यूज होता है, पेंटामाइन यूज करो। अमाइन, फिर क्या? एक है तो क्लोराइडो या क्लोरो, क्लोरो या क्लोराइडो दोनों सही था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर पॉजिटिव हमारा प्लेटिनम है कॉम्प्लेक्स तो प्लेटिनम, प्लेटिनम आ गया। उसके बाद कितना आएगा? 4 हो जाएगा। और बाहर जो रहता है ना, क्लोराइड फ्लोराइड वो सब जैसा रहेगा वैसा आएगा।
क्या रहेगा सर? क्लोराइड। Chloride. और ये भी ध्यान रखना जो बता दे रहे हैं, अगर बाहर तुम्हारा वाटर रहता है H2O रहता है तो क्या बोलेंगे? सॉरी, क्या बोलेंगे फिर? एक्वास। एक्वा नहीं, ये ध्यान रखना, इसको Aqua. नोट कर लो अगर नीट पता है तो। अगर बाहर होता है वो तो वाटर बोलते हैं उसको, अगर बाहर रहेगा तो वाटर लिखाएगा। क्या लिखाएगा? वाटर, WATER। नोट करो उसको। सर ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आई मीन जो लिखते हैं ना देखो। Cl3 उसके बाद कैसे ये माइनस प्लस कर देखो दें, दो तरीका है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको जो उसी सही में लगे थोड़ा तुम सा वो कर लो। कंफ्यूजन हो जा रहा है। कंफ्यूजन हो तो सही कर लो ना, कब तक कंफ्यूजन रखोगे बेटा? फिर से दिखा देखो, PT है, Cl है, कंफ्यूजन खत्म करो बेटा, रखो मत। NH3 है होल 5, ये 5 लगा दिया हमने, है ना। इसके बाद बाहर अपने पास Cl3 लगा हुआ। अब तुम देखो कैसे पहचानते, ये पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा, कैटायन आयन मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा अपने आप, है ना। यस सर। अगर न्यूट्रल है तो हम क्या करेंगे, हमें इसका x मान लेते हैं, हमको इसका निकालना है। x हो गया, इसका कितना हो गया? -1। इसका कितना हो गया? 0 0। इसका कितना हो गया? -3। और पूरा मिला के कितना होना चाहिए? न्यूट्रल। यस सर। सब मिला के न्यूट्रल होना चाहिए। तो x कितना आ गया? x -1 -3 = 0, तो x कितना आ गया? +4। +4। वही हो गया। एक और तरीका क्या है, ये तरीका हो गया सिंगल, बिल्कुल सिंपल तरीका कि पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो सबका निकाल दिए और जोड़ जाड़ के बराबर कर दिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि ऐसे लिख लो, PT है, फिर से लिख दो, Cl है, अमोनिया में 5 है, ब्रैकेट बंद कर दिया, Cl3 लगा दिया। तो ये कैसे खुलेगा? ये खुलेगा तुम्हारा ऐसे, ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक बन जाएगा क्या, और बाहर वाला इधर हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? PT Cl अमोनिया होल 5 है। बाहर कितना? 3 Cl खुल जाएगा तो क्या होगा? 3Cl माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? +3 आएगा। माइनस। यस सर। ठीक है, अगर यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे क्या आएगा? +3 आएगा। ये सबको पता है ना। तो +3 आ गया, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स कटायन हो गया और ये एनायंस हो गए जो बाहर निकल गए। अब इस कटायन में अगर हम देखेंगे तो क्या है, देखो इसका x मान लिया, इसका x मान लिया, इसका कितना है? -1, इसका कितना है? 0, इक्वल टू बाहर चार्ज कितना है? +3। x +3 कितना आ गया? -1 को उधर भेज दो, +4। कितना रहेगा? +4। तो चाहे तुम ऐसे करो तोड़ के, यहाँ पे तुम ऐसे करो, बात बराबर है। इससे करने से फायदा क्या है कि तुमको ये दिख जाएगा कि कॉम्प्लेक्स मेरा कटायन है कि एनायन। तो कॉम्प्लेक्स क्या दिख रहा है अपने को? कटायन। तो इससे एक और कटायन। फायदा हो जाता है कि हमको ये पता चलता है कॉम्प्लेक्स मेरा कटायन है तो प्लेटिनम होगा कि प्लेटिनेट होगा। ठीक है, यस सर। बस यही है, इतना है। और क्या ध्यान रखना है इस चीज को, तो गलती नहीं करना है, सीखो। अब अभी भी गलती करते रहो तो कैसे काम चलेगा? उतना प्रैक्टिस कर लियो। पेंटामाइन क्लोराइडो प्लेटिनम 4 क्लोराइड। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसको ट्राई करो। रुक जाओ, इसको ट्राई करो, बताओ कौन सही आ रहा है। CONH3 होल 6 CrNCN6, ये यहाँ पे डबल सॉल्ट है, डबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखा है। करो ट्राई, देखते हैं कितना सही हो पाता है। क्या नाम आना चाहिए? अब देखो, जब सर भी ऑप्शन तुम ए। ऑप्शन ए, किसका है आ सकते तुम्हारा? किसने बताया ये? मनसा। सर ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए ही होगा सर। देख लेते हैं। और कोई? करो ट्राई। सर मेरा B आ रहा है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? ए होगा सर। ए होगा, क्यों हो गए आयुष? सर वो 3 का पावर में 0 आ जाएगा, CN6 हो X2 है। जब वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 3 होगा
किसका ऑक्सीडेशन कैसे निकाले +3? ये तो 0 है, हाँ ये ये 3 0 क्यों आया? x, इसको x लेंगे ठीक है, और Cr को भी x लेंगे x ले लिए, और Cn का पावर 2 होता है तो 6 लेंगे तो 12 हो जाएगा नहीं -12। Cn का पावर -1 होता है, Cn माइनस होता है, HCN होता है ना इसका हाँ, इसका माइनस फ्रेंड कौन है? Cn, HCN से आएगा Cn माइनस H प्लस, तो HCN में -1 होता है, इसमें -1 ही है। वो 1 होगा तो 2x प्लस -6 इक्वल टू 0 और x आ जाएगा 3 आपका। x 3 आ गया, ये भी तरीका सही है। हेक्सा अमीनो कोबाल्ट 3 फिर हेक्सा सियानो क्रोमियम 3। देखो अब थोड़ा सा समझो, ये बता तो दिया है थोड़ा तरीका, लेकिन थोड़ा अलग सा है, ठीक है? समझो कैसे बता रहे हैं, बाकी लोग भी ध्यान दो, इसका बनाया जैसे बनाया गलत सही जो भी है। तो करते कैसे हैं, जब भी तुम्हारे पास ऐसा सॉल्ट दे रखा है ना कि मतलब दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं एक साथ, जब भी 2 ब्रैकेट एक साथ दे रखे हो, मतलब क्या है कि इसमें से एक ब्रैकेट पॉजिटिव होगा, दूसरा ब्रैकेट क्या होगा? नेगेटिव, तभी दोनों में बॉन्डिंग हो पाएगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? यस सर। तो जब भी ऐसे Yes, sir. सॉल्ट आ जाए, डबल सॉल्ट आ जाए, समझ लेना क्या समझोगे, एक पे कटायन है, दूसरे पे एनायन है। अब किस पे कटायन है, किस पे एनायन है, ये हमको भी नहीं पता, तो उसके लिए क्या करेंगे, निकालेंगे। अब तुम देखो यहाँ पे साइनाइड का -1 होता है तो -6 हो गया। अब क्रोमियम जो है +6 अगर दे देगा, क्रोमियम अगर +6 दे देगा तो ये तो पूरा न्यूट्रल रह गया, और ये न्यूट्रल रह गया तो फिर तो चार्ज कभी बन नहीं सकता है। तो तुमको ना ऑप्शन देखने पड़ेंगे, यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें तुम्हारे पास क्या है, तुमको ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है। देखो एक में 3 का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक में हो रहा है 6 का और 0 का। 6 और 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी न्यूट्रल हो गया तो बॉन्ड कहीं बनेगा नहीं, तो बी ऑप्शन तो हमेशा गलत हो गया। अब यहाँ पे 3 और 6 दे रहा है, तो 3 और 6 भी पॉसिबल है क्या, तुमको ये सब देखना पड़ेगा, क्या 3 और 6 पॉसिबल है? तो देखो एक चीज हम क्या सोच पा रहे हैं, ये भी तुम्हारा कैसा आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो एक जो आयुष ने भी बताया कि तुम क्या करो, x मान के, तुमको पता है कि ये 0 है, ये x और ओवरऑल ये क्या है, पूरा न्यूट्रल है। तो अगर x मान लिया, इसका भी अगर x मान लिया और इसका -6 है, तो क्या बोल दिया, टोटल जो चार्ज हमारा इसी में बटेगा। तो 2x जो है कितना आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है, तो x कितना आ गया, 3 के बराबर। तो यहाँ से एक आइडिया लगा है कि दोनों में 3 बढ़ जाएंगे, तभी तुम्हारे पास क्या आएगा, एक कटायन बनेगा, दूसरा एनायन बनेगा। कौन कटायन बनेगा, कौन एनायन बनेगा, उसके लिए हम निकाल लेंगे बैठ के। यहाँ से क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इसको x बोल दिया, इसको 0 बोल दिए, इसको भी x बोल दिया, इसको -6 बोल दिया। अब हमको पता है कि अगर +3 यूज करते हैं तो ये +3 और ये -6 कितना रहेगा ओवरऑल बाहर। अगर ये +3 है और ये -6 है तो बाहर कितना रहेगा, -3, है ना। और अगर ये -3 है तो यहाँ पे अगर सिर्फ ये +3 और ये 0 है तो यहाँ पे कितना रहेगा, +3। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा आ गया, +3 चार्ज वाला, और ये कॉम्प्लेक्स कैसा आ गया, -3 चार्ज वाला। अब इन दोनों के -6. बीच बॉन्डिंग हो सकता है, तो हम क्या सर बोलेंगे, ये हमारा सही रहेगा तरीका। हाँ बोलो। ऑप्शन डी भी तो हो सकता है ना। देखो अब समझते हैं कौन सा होगा। हम ए और डी देख लिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, अब डी भी देखने, अब हमको नाम रखना पड़ेगा। तो ए और सी में कौन होगा वो समझने के लिए हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब हम देखते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे तुम देखो कि सर डी होगा। देख लेते, रुक जाओ, देख लेते, सब समझते कैसे है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं उनमें से कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है। तो बताओ कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव. नेगेटिव ये है। कैसा है, पॉजिटिव, इसके बाद पॉजिटिव पॉजिटिव। चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव हाँ का नाम लिखते हैं कि नेगेटिव का, पहले कटायन के पहले एनायन, पॉजिटिव का। कटायन का। तो इसका नाम क्या होगा, इसमें कितना अमाइन है, हेक्सा अमीनो. हेक्सामीन। हेक्सा अमाइन, अमाइन नहीं बोले, हेक्सामीन है, अमाइन बोल दो। क्या, कोबाल्ट कोबाल्ट या कोबाल्टेट, 3। कोबाल्ट कोबाल्ट 3। कोबाल्ट 3। होगा सर, कोबाल्ट +3. याद रखना सबको, कोबाल्ट होता है। हेक्सासाइनो। अब इधर आ जाएगा क्या, अभी निगेटिव वाला है तो क्या बोलेंगे, हेक्सा साइनो. साइनो। साइनो क्रोमेट उसके बाद 3। अब क्रोमियम के क्रोमेट, क्रोमेट हो होगा जाएगा। सर. क्रोमेट, वेरी गुड, 3 हो गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, हेक्सा साइनो हेक्सामाइन कोबाल्ट 3, हेक्सा साइनो क्रोमेट 3, ये ऑप्शन ही आ रहा है इसमें तो। ठीक है, यही होगा। समझ में आया सर कैसे बता रहे हैं, हाँ बोलो। ऑप्शन डी इसलिए भी गलत होगा क्योंकि वहाँ पे किसी सफिक्स में 8 नहीं लिखा हुआ है। वो तो तुम देख पा रहे हो ना, हम इतना क्यों देखेंगे, हम सीधा देख लेंगे ना कि पहले अमाइन कोबाल्ट आना चाहिए, तो अमाइन कोबाल्ट तो यहाँ पे क्रोमियम पहले दे दिया, वैसे भी गलत है। और दूसरा कि क्रोमियम नहीं क्रोमेट होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो होगा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों में क्या है, इधर भी कोबाल्ट इधर भी क्रोमियम, तो ये तो होने से रहा,
एक कटायन दूसरा एनायन। गलती ढूंढना बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन तुम सही तरीके से बना लो, उसके बाद निकाल लो, है ना। चलो यस सर। ध्यान देना है, इसको भी देख लो करके। सेकंड नंबर ऑप्शन दिख जाता है तुरंत। चलो ठीक है, ऑप्शन देख ही लो, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो पहले बैठ कर देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे कर रहे हैं हम। आंसर कोई मत देखो, आंसर निकालो, विड्रॉ करो, हम पूछेंगे कैसे आ रहा है तुम्हारा आंसर। कोबाल्ट है, NCS है, अमोनिया है, Cl2 बाहर है। तो पहले हमको नेगेटिव और पॉजिटिव में पहचाने की, पहले कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज, फिर देखना है कि कौन सा है क्या है। सर NCS का चार्ज कितना होता है? -1। -1। ध्यान रखो, याद रखा सर करो। NCS का नाम क्या होता है? NCS SCN दो तरह का नाम होता है, बताए थे तुम लोग को, SCN और NCS। SCN NCS क्या होते हैं एक दूसरे के? एमिडेंटेड लिगेंड होता है। एक होता है साइनाइटो, एक होता है थायोसाइनाइटो। तो SCN को बोलते हैं साइनाइटो, ठीक है। नहीं, ये होता है, सुनो बता रहे, एक CN होता है साइनो, ये सबको पता है, ठीक है ना, साइनो या साइनाइटो। अब यहाँ पे जो होता है, एक होता है थायोसाइनाइटो, एक होता है आइसोथायोसाइनाइटो। तो NCS जो है सिंपल वाला, उसको बोलते हैं थायोसाइनाइटो, थायोसाइनाइटो। और अगर SCN आ गया तो उसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनाइटो, आइसोथायोसाइनाइटो। चलो ये बता दिए। या फिर एक और नाम बता दिए हम, कैसे बताते हैं, थायोसाइनाइटो लिखो, थायोसाइनाइटो N हो जाएगा, और ये हो जाएगा थायोसाइनाइटो S हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, दोनों नाम रहता है, उसको अच्छे से लिख देना अगर नहीं पता है तो। NCS माइनस, इसमें कौन दे रहा है? N दे रहा है। और अगर SCN है माइनस, इसमें कौन दे रहा है? S दे रहा है। अगर NCS है, इसका नाम होगा थायोसाइनाइटो, थायोसाइनाइटो, या फिर थायोसाइनाइटो N। इसका नाम क्या होता है? आइसोथायोसाइनाइटो, या फिर थायोसाइनाइटो S, साइनाइटो S। तो ये ध्यान रखना, ये तुम हमेशा यूज कर सकते हो N या S दिखा के कि भाई कौन दे रहा है। N दे रहा है तो N, और S दे रहा है तो S। या फिर अगर इसका ही लिख रहे हो तो थायोसाइनाइटो, ये हो जाएगा आइसोथायोसाइनाइटो। क्लियर है? हाँ सर। हाँ लिख सर। लो, नोट कर लो, डाल दो फटाफट। अगर नाइट्रोजन NCS है तो नाइट्रोजन दे रहा है, जो पहला आइटम है वही देता है, ये ध्यान रखना। क्या निकल के आ रहा है? ए है सर। सर। यही आ रहा है। हाँ सर। सब लोगों का देखो यार है, कैसे किए क्या किए, आंसर दे ही रखा है, वैसे फिर भी सबको निकाल लेना चाहिए। पहले कटायन, पहले हम कॉन्डिशन कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, फिर हम बाहर क्लोराइड कर देंगे। अब कॉम्प्लेक्स में मेरे पास क्या है? दो चीजें हैं, एक है अमोनिया और एक है थायोसाइनाइटो। तो ये क्या है? थायोसाइनाइटो ही है। तो थायोसाइनाइटो में T है, अमोनिया में A है, तो पहले ये आएगा, तो क्या हो जाएगा? पेंटामाइन, पेंटामाइन। उसके बाद थायोसाइनाइटो N, थायोसाइनाइटो N लिख दिया क्योंकि N से जुड़ा हुआ है। कोबाल्ट, चार्ज निकालना तो निकाल सकते हो तो बैठ के, ये सब पहले कर लियो। -2, 0, -1, कितना हो जाएगा? +3। कोबाल्ट 3, और बाद में क्या जाएगा? क्लोराइड। क्लियर सबको? हाँ सर। हाँ सर। ध्यान रखना है, कैसे बताएं क्या। तो ये ध्यान रखना है। और आगे जैसे भी बाहर वाटर रहा तो याद रखना, वाटर कितना हो जाएगा? वाटर होता है बाहर, अगर कॉम्प्लेक्स देगा तो वाटर लिख देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा दिया रहता है, वो भी लिख लो, वो भी लिख दे रहे हैं। अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है, 3:2 दे रखा है, होता है ना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सुना होगा तुमने, वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो होता है। यस सर। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन में ये कैसे लिखते हैं? वाटर जो है तो क्या लिखेंगे? वाटर बाहर आ गया, बाहर है तो वाटर, अंदर है तो एक्वा,
है ना, तो वाटर में लिख देंगे और इसको 12 कर देंगे, ये भी लिख लो। ये सब यानी एग्जाम्पल, लेकिन पता है तुम्हारे सिलेबस में होना चाहिए, लिख लो। अगर नंबर दे रखा है 3 4 5 तो उसको ना ऐसे लिखते हैं, अरेबिक नंबर बोलते हैं। जो हम लोग लिखते हैं 1 2 3, ये सब क्या है, अरेबिक नंबर है। तो अरेबिक नंबर में लिखा था, उसको रोमन लेटर में नहीं लिखते। यहाँ पे क्या रहेगा, 3 आ जाएगा, वाटर 3। अगर 12:2 है, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है, डॉट 12:2 दे रखा है, तो क्या बोलेंगे, वाटर 12। 12। चलो ठीक है, इतना क्वेश्चन तुम कर लोगे, आराम से प्रैक्टिस हो चुका है इतना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। बनाना थोड़ा सा एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चन दे रखे हैं। अब हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म जो है एक पढ़ते हैं हम लोग ऑर्गेनिक में भी, ठीक है। बट यहाँ पे भी तक हम ऑर्गेनिक नहीं पढ़े 11th का पार्ट, अभी रिवाइज मतलब ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ नहीं है 11th में, तो हम यहीं भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे थोड़ा बहुत सिमिलर, ये तुम लोगों ने पहले पढ़ा होगा, चेन आइसोमर है ना, रिंग आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, सब देखा है, थोड़ा सुना होगा एटलीस्ट कम से कम। आइसोमर्स होते क्या है, पहले ये बताओ, व्हाट डू यू मीन आइसोमर्स? जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है या स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जिसका एटॉमिक फार्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, याद रखना क्या बोलेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला सेम हो, मास एटॉमिक भी फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर। ऑब्वियसली अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मास क्या हो गया, सेम ही हो सेम गया, हो गया, वो तो बदलने का स्ट्रक्चर्स चांस ही नहीं डिफरेंट है। आएगा। लेकिन केवल अगर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट, स्ट्रक्चर डिफरेंट का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड, कनेक्शन। मतलब जैसे मान लो 3 कार्बन 4 कार्बन का चेन, अब ये चेन ऐसे बन सकता है 1 2 ऐसा लगा दिए तो ये अलग हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोमर्स, ठीक है ना। अब आइसोमर्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है तुम्हारा स्ट्रक्चर आइसोमर, स्टीरियो दूसरा होता है आइसोमर। स्टीरियो। एक स्ट्रक्चरल और दूसरा क्या होता है, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में क्या होता है वो समझो, ध्यान से बता रहे, बेसिक अभी पहली बार पढ़ो, सुन लो। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है कि हमारे स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। स्ट्रक्चर का डिफरेंट का मतलब क्या, कि तुम्हारे जो कनेक्शन है ग्रुप्स के, जो ग्रुप्स लगे हैं जहाँ पे, वो अलग तरह से लगे रहेंगे। मतलब कि अगर तुम्हारा मेन चेन 4 का है तो मेन चेन 4 का ना हो कि 3 का चेन हो जाए, या फिर मेन चेन 5 का है तो 4 का चेन हो जाए, एक ब्रांचिंग आ जाए, या फिर चेन तुम्हारा 3 का हो जाए, 2 ब्रांचिंग आ जाए। तो हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, या फिर कह लो बेसिक जो नंबर्स हैं कार्बन्स के, वही डिफरेंट हो जाते हैं, तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन स्टीरियो तब बोलेंगे, स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। स्पेस मतलब होता है कि 3 डायमेंशन। तो अगर 3 डायमेंशन में हमारा जो स्ट्रक्चर दे रखा है, अगर वो 3 डायमेंशनली डिफरेंट हो, मतलब कह सकते हो कि सब कुछ सेम है, जो कनेक्शन है सब कुछ सेम है, कार्बन जैसे कनेक्टेड है वैसे यहाँ भी कनेक्टेड है, 3 का चेन, सबका 3 का चेन, जहां लगा है पोजीशन भी सेम, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, वो जो कनेक्शन है, मतलब कह सकते हो कि उसका ओरिएंटेशन जो स्पेस में रहेगा, वेज डैश, जो तुम सुन चुके हो पहले भी, कि जो वेज डैश स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब में थोड़ा डिफरेंस आएगा, कोई वेज में तो कोई डैश में, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। उसका जो ओरिएंटेशन है, उसका जो मिरर इमेज है, वो सब डिफरेंट होने वाला है। तो ये हम जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे ना, तुमको काफी डिटेल में पढ़ा देंगे कैसे होता है, क्या होता है। ये वाला पार्ट अगर अभी हम नहीं भी देखेंगे तो तुमको बाद में बता देंगे, मतलब इसमें ज्यादा वो वैसे। ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव ना सर। हाँ हाँ, तो वो सब हम जब पढ़ेंगे 11th वाले पार्ट में पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ा देंगे कैसे आता है क्या आता है। बट यहाँ पे इतना काम नहीं है, इस चैप्टर में जो 12th वाला क्वांटिटेशन का वर्ड, इसमें इतना ज्यादा काम आता है नहीं डिटेल में पढ़ने का, ऊपर ऊपर से निकाल दिया जाता है, तो यहाँ पे तो इतना नहीं है। जब हम वहाँ पढ़ाएंगे तो प्रॉपर क्लैरिटी लेके आएंगी, कैसे होता है, क्या देखते हैं, क्या तरीका है देखने का, कैसे बताते हैं कि वो ऑफ स्टीरियो है कि स्ट्रक्चर है, क्या डिफरेंस हो जाएगा एक्चुअल में, तो वो थोड़ा सा क्लैरिटी उस समय आएगा अच्छे से। थोड़ा सा डायग्राम दिखाएंगे, इमेज दिखा देंगे, वीडियो चला चला के थोड़ा और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमको पहले देखना है स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे देखेंगे स्टीरियो। स्ट्रक्चर का मतलब मैंने बता दिया कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक कनेक्शंस जो है लिगेंड्स के मेटल के साथ, यहाँ पे क्या है, मेटल है, एटम है और लिगेंड्स है हमारे, कुछ भी हो, Cl Cl2 Br2, तो उनका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जो Cl है मान लो यहाँ पे, अब मान लो बाहर Br, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर वही डिफरेंट हो जाएगा, Br हो सकता है अंदर है, या Cl हो सकता है बाहर चला जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए। या फिर अगर हम Cn माइनस देख रहे हैं, अब यहाँ पे Nc माइनस हो जाए, तो ऐसे जो बेसिक स्ट्रक्चर्स ही अगर डिफरेंट हो जाए हमारे, वैसे को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, सारे हम देखने वाले हैं, और फिर स्टीरियो देखने वाले हैं। तो फटाफट नोट करो पहले क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, नोट करो। Compound which have same molecular formula but differ in their properties due to difference in the structure are called isomers.
फॉर्मूला ऑब्वियसली सेम ही रहने वाला है क्योंकि हमारे मेटल एटम भी सेम है, हमारे लिगेंड्स भी सेम है, कोई अलग नहीं है। हो गया नोट? नहीं सर। सर सेकंड पॉइंट भी लिखना है? हाँ नोट कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट नोट करो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आइसोमरिज्म देखते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास होते हैं क्योंकि यहाँ पे भी जो कंपाउंड्स है वो शो करता है। बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है तुम्हारा। हो गया नोट सबका? डायग्राम को बना लो। फिर सेकंड पॉइंट क्या था? मतलब देखो ये बोल रहा है कि जो हमारा जो आइसोमरिज्म होता है वो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, बट यहाँ पे तो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, उसमें भी बहुत कम होते हैं, बस वो बता रहा है कि इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा। ओके सर, हो गया। नोट करो ये डायग्राम क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म को। स्ट्रक्चरल में आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, हाइड्रेट आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म। और इसमें दो ही होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। हो गया सर। चलो ठीक है, देखते हैं सबको हो चुका है। हाँ सर। ठीक है, सर एक यहाँ पे सेकंड, क्या बोलो? 1 सेकंड बोले थे। अच्छा ठीक है, हो गया सर। ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है। हमने बताया जैसे कि जो केमिकल लिंकेज होते हैं, जो हमारी बॉन्डिंग होती है वो डिफरेंट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स विद इन एंड आउटसाइड, मतलब हमारे जो कॉम्प्लेक्स हैं उसके अंदर और उसके जो बाहर है उनके अरेंजमेंट में क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा। समझते हैं क्या होता है। पहला जो हमारा आयोनाइजेशन है, तो नाम से ही क्या है आयोनाइजेशन, इसका मतलब क्या समझते हो कि जब हम मॉलिक्यूल को पानी में डालें तो क्या क्या बाहर निकलता है। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास K4 है, FeCN6 है, क्या बोलेंगे K4 बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर मान लो K4 की जगह पे कुछ और ये बाहर, जिससे मान लो एग्जांपल लिख पा दो, CO है, Cl2 है, Br2 है, ठीक है, और बाहर में I2 है, ऐसा दिखा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको डालते पानी में तो क्या निकलेगा बाहर, I2 निकलेगा कि Br2 निकलेगा, बताओ? I2 I2 निकलेगा। लेकिन I2 अगर हम एक निकलेगा और ले सर। लें, हाँ है ना, अब अगर हम ऐसा ले लें CO Br2 I2 और बाहर ले लें Cl2, तो अब यहाँ पे क्या निकलेगा बाहर, Cl2। Cl2। अगर हम दोनों का फॉर्मूला देखते हैं, इसको और इसको पूरा देखो, क्या फॉर्मूले में कोई चेंज है? ओवरऑल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ, देखो कोबाल्ट कितना है, एक कोबाल्ट है दोनों में। क्लोरीन कितना है दोनों में? सेम है सर। सेम है, Cl2। फिर ब्रोमीन कितना है? ब्रोमीन 2। दो। आयोडीन कितना है? 2। तो दो। देखा जाए तो केमिकल फॉर्मूला सेम है, केमिकल फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है हमारा, बेसिक स्ट्रक्चर जो बन रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एटम्स हमारे अंदर और बाहर है वो डिफरेंट हो जा रहे हैं। तो जब भी हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर का पार्ट जो है बदल जाता है, वैसे मॉलिक्यूल्स को या वैसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या, जैसे एग्जांपल हम देख भी लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे CONH3 4 Br2SO4 एक एग्जांपल दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना रहा है, इसको देखोगे तो SO4 बाहर है, इसमें देखो SO4 अंदर जाके Br2 बाहर आ गया। अब इसके कारण क्या हो गया, जो कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो बेसिक, उसका जो कह सकते हैं उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जा रहा है। ये रेड कलर का कंपाउंड है, वॉयलेट कलर का इसमें इंडेक्स आता है, ये सिर्फ रेड है। तो उसकी स्ट्रक्चर के कारण क्या, और उसकी प्रॉपर्टी बदल जा रही है। वैसे दोनों आइसोमर्स को क्या बोल देंगे हम, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। समझ में आया क्या बता रहे हैं? Yes, sir. Yes, अगर sir. कोई भी चीज अंदर से बाहर चल जाए और बाहर से अंदर आ जाए, अंदर से बाहर मतलब कॉम्प्लेक्स के ब्रैकेट के बाहर की बात कर रहे हैं, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर चल जाए, एक्सचेंज हो जाए चीजें, तो उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। नोट कर लो। लिख पड़ेगा, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स और आयंस बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। यहाँ पे एक्सचेंज होता है ग्रुप्स के कोऑर्डिनेशन और आयोनाइजेशन में, वैसे को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, ध्यान रखना चीजों को। एक बार समझ, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार देख लो खत्म। हम क्लास में इतना आराम से दिखा दे रहे हैं कि ये सब समझने के दोबारा रिवीजन भी नहीं करते, बस हो गया तो हो गया, खत्म। नोट हो जाए जल्दी बताना, आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ है नहीं। एग्जांपल्स नोट करते जाओ। ये भी देख लो, बी वाला, PTNH3 होल 4 Cl2 Br2। अब यहाँ पे क्या है, PTNH3 होल 4 है ही, लेकिन Br2 अंदर आ गया, Cl2 बाहर चला गया, तो क्या बोलेंगे उसको फिर से, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। जब भी ऐसा कुछ होगा, आयोनाइजेशन आइसोमर कहलाएगा। हो गया? हाँ सर। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। देखो, इसके बाद हमारे पास है हाइड्रेट। हाइड्रेट आइसोमर्स में नाम से क्या है, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, उसका नंबर चेंज होगा, मतलब फॉर्मूला सब सेम रहेगा, लेकिन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर है और बाहर है वो चेंज होते रहेंगे। कभी तुम्हारे पास अंदर 6 है, फिर अंदर 5 होके 1 बाहर चला जाए, फिर अंदर 4 होके 2 बाहर चले, 3 होके 3 बाहर चला जाए, ऐसा कुछ भी चेंज हो रहा हो, और बाहर से जो है वो अंदर भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर जा रहा है, जो बाहर है क्लोरीन या जो बाहर है ब्रोमीन, वो क्या होगा, अंदर आ जाएगा। वैसे जब एक्सचेंज हो रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या बोलेंगे, जो यहाँ पढ़ा सब सेम, बट क्या होगा, जो एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज विल बी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मॉलिक्यूल, मतलब पानी इन्वॉल्व रहेगा, वो अंदर बाहर जा रहा होगा, उसको बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमरिज्म। एग्जांपल देख लो, ये फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ अगर देखें नंबर 1 में तो क्या है, 3 Cl बाहर है, 6 वाटर अंदर है, लेकिन इसका कलर कैसा है, वॉयलेट कलर आता है। लेकिन दूसरे वाले में अगर देखेंगे तो क्या, H2O को बाहर निकाल दे और एक Cl को अंदर रख लिया उसकी जगह पे। यहाँ पे ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होता है, 6 का 6 सब कुछ वही है, बट एक्सचेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि दोनों सिर्फ अंदर आएंगे या सिर्फ बाहर जाएंगे, अगर एक अंदर है तो एक बाहर जाएगा, दो अंदर है तो दो बाहर जाएगा, ऐसा चलना चाहिए। इसका कलर ग्रीन हो गया। सिमिलरली हमने यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया है, और उसकी जगह पे क्या किया, 2 Cl को अंदर कर दिया, 2 Cl अंदर आ गया, तो वैसे वो क्या बोलेंगे हम, फिर से क्या है, ये भी हाइड्रेट। तो यहाँ पे 1 2 3 सब क्या है, एक दूसरे के, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। 1 2 भी हाइड्रेट, 2 3 भी हाइड्रेट, 1 3 भी हाइड्रेट, सब क्या है, हाइड्रेट है। नोट करो फटाफट। सर क्या बोले, जितना अंदर जाना चाहिए उतना बाहर जाना चाहिए। उतना बाहर भी निकलना चाहिए। जैसे मान लो अगर तुम 2 Cl2 को बाहर, अंदर से बाहर से अंदर लाए हो, तो 2 वाटर क्या होंगे, बाहर जाएंगे। अगर वाटर का मूवमेंट होगा अंदर से बाहर, मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर जो है मेरा, जितने भी लिगेंड्स हैं वो सेम रहने चाहिए, वो बदलने नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पहले 6 लिगेंड थे, अब तुम सिर्फ बाहर कर दिए, अंदर लाए नहीं किसी को, ऐसा नहीं। ये जैसे समझो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये दे रहा है, अगर ऐसा कर दें CR
ये इसको देखो, ये वाला है, इसके Cr है अपने पास। अब हम H2O 6 था, H2O को 5 कर दिए, ठीक है, और वाटर Cl2 को 3 बाहर का 3 बाहर है, एक वाटर को बाहर कर दिया, क्या ये कहलाएगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म? नहीं सर, 1 and 2 कहलाएगा क्या? नहीं, क्यों? नहीं क्योंकि हमने वाटर को बाहर तो निकाला है, लेकिन अंदर कुछ लिया क्या उसकी जगह पे? नहीं अंदर लिया? किया नहीं लिया। तो अगर अंदर नहीं लोगे, एक्सचेंज नहीं कंप्लीट हुआ, एक्सचेंज नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ वन वे हो गया, सिर्फ बाहर निकला है, अंदर तो कुछ आया ही नहीं। जब अंदर आएगा बाहर जाएगा, जितने नंबर है उतने नंबर सेम होंगे, तभी ऐसे को आइसोमर्स कर लेते हैं, ये ध्यान रखना। एक दो तीन जितने भी चाहे उतने भी मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर बाहर जा सकते हैं। और देखा जाए तो ये भी क्या है, एक तरह का आयोनाइजेशन आइसोमर ही है, बट डिफरेंस क्या है, वहां पे कोई भी मॉलिक्यूल जा सकता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वाटर का एक्सचेंज। वाटर कंपलसरी, वाटर होना ही चाहिए एक्सचेंज, आइदर अंदर या बाहर, ठीक है। यस सर। सर और जितना निकलेगा उतना लाना भी होगा अंदर। हाँ हाँ, वही तो बोले, वही तो समझाए ना भाई, जितना निकलेगा बाहर उतना अंदर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर निकाल दिया अंदर लेके नहीं आए। नंबर ऑफ एक्सचेंज शुड बी इक्वल, कॉर्डिनेशन नंबर बदलना नहीं चाहिए। हो गया? हाँ सर। ठीक है, इसके बाद देखो लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज और सॉल्ट आइसोमर्स। सॉल्ट आइसोमर से लिंकेज ज्यादा बोलते हैं उसको। तो लिंकेज में क्या होगा कि जो हमारा लिगेंड है, ये तभी पॉसिबल है, समझ लो, जब ये तभी पॉसिबल जब हमारा जो लिगेंड है वो कैसा होना चाहिए, शुड बी एम्बिडेंटेड। क्या होता है एम्बिडेंटेड? जिसके पास क्या हो, HCN, दो जिसके पास होलोन दो पेयर। साइड्स हो डोनेट करने की। यहाँ पे कार्बन दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, Nc-। तो जब भी हमारे पास लिगेंड ऐसे हो जिसमें क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स इन्वॉल्व हो, तो क्या होता है, हो सकता है तुम्हारे पास फॉर्मूला सेम रहे, लेकिन कभी कार्बन दे रहा है तो कभी नाइट्रोजन। जैसे कि यहाँ पे समझ लो Fe है, CN5 है ना, Cl2 है। अब यहाँ पे दे रखा है Fe, CN4, Nc दे दिया, एक तो Cl2 दे दिया। अभी कुछ भी नहीं चेंज हुआ, क्या Cl2 अंदर से बाहर गया कहीं पे? देखो सब बाहर का, सब अंदर का अंदर ही है। CN5 था, यहाँ पे Cn है, लेकिन एक Nc हो गया। तो क्या बोलेंगे दूसरे को, यहाँ पे क्या बोला जाएगा, यहाँ पे क्या लिंकेज बदल गया, जो लिंक था कार्बन का आयरन से, यहाँ पे एक का किससे आ गया, नाइट्रोजन से। तो क्या बोलेंगे इसको, लिंकेज आइसोमर्स। या फिर हो सकता है कि एक ना हो के दो हो जाए, FeCN होल 3 Nc क्या होल 2। ये भी क्या कहलाएगा एक दूसरे का, या फिर एक दूसरे का क्या कहलाएगा सब, लिंकेज। या फिर सारे के सारे हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, FeCN की जगह सारा सारा Nc हो जाए, होल 5 Cl2 क्या कहलाएगा सब, लिंकेज। अभी भी क्या कहलाएंगे, सब लिंकेज ही कहलाएंगे। फर्क नहीं पड़ता एक हो रहा है कि 5 हो रहा है कि 3 हो रहा है, जहां भी लिंकेज बदल गया लिगेंड का, वो क्या कहलाएगा, लिंकेज आइसोमर्स। क्लियर है सबको? सर लोन पेयर देने का मतलब साइट बदल जाएगा। दैट्स इट, जो लिगेंड लिंक है हमारा, वो लिंक ही बदल जाए। मतलब पहले कार्बन दे रहा था, अब नाइट्रोजन दे रहा है बैठ के। फॉर्मूला सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन बस वहां पे बदल जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, हमारे बहुत सारे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल देखे हैं हमने। जैसे कि अगर मान लो NO2 दे रखा है, अब उसकी जगह ONO आ गया दूसरे कंपाउंड, तो क्या बोलेंगे दूसरे को, लिंकेज आइसोमर। यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहा था, यहाँ पे कौन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ चेंज आएगा तो लिंकेज कहलाएगा। NCS है, SCN हो जाए तो भी क्या कहलाएगा, लिंकेज आइसोमर्स, ध्यान रखना। सर लिंकेज आइसोमेरिज्म फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड के लिए होगा। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स के लिए नहीं होगा, यहाँ सिर्फ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स ही चाहिए तुमको, ये ध्यान रखना है। क्यों सर? फ्लेक्सी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सी का मतलब है कि वो कभी 6 दे रहा है तो कभी 4 दे रहा है।
यहाँ पे लिंकेज तो वही है ना, जैसे मान लो अगर हमारे पास फ्लेक्सी है, मान लो कोई, उसका मान लो 1 हो रहा है, 2 देने का 2 दे रहा है, 3 देने का, लेकिन देने वाला आइटम तो सेम ही हर बार थोड़ा ना बदल जा रहा है, समझो हाँ बात को। वो हाँ सेम सर। ही आइटम देगा, हर बार वही देगा, ऐसा थोड़ा ना कि आइटम ही बदल गया। अगर वो मान लो 3 दिया या 4 दिया, जो आइटम पहले दे रहे थे वही देंगे, ऐसे तो उनके बदल जाएंगे हम। तो जब आइटम नहीं बदल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एमिटेंट नहीं बोलेंगे। वो लिंकेज तभी बदलेगा जब क्या हो रहा हो, जो आइटम दे रहा था जिसके साथ मेरा लिंक था वो बदल जाए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन, सारे के सारे कार्बन थे, लेकिन यहाँ पे 4 कार्बन है, ये क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, डिफरेंस आ गया, लिंकेज बदल गया मेरा, इसलिए दिक्कत हो रही है। नोट करो फटाफट, लिखा भी है, क्या लिखा पढ़ लो। दिस टाइप ऑफ अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ abundant ligands like NO2, CN and SCN-. These ligands have 2 donor atoms, but at a time only one can donate directly. ठीक है, central atom कौन, such type is distinguished by the infrared spectroscopy. Obviously इसका काम नहीं है, for छोड़ दो। एग्जाम्पल में देखो, यही रखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल 1 में क्या है, CONH3 NO2 Cl2 है। अब यहाँ पे क्या किया, NO2 की जगह पे ONO लगा दिया, बाकी सब सेम है, तो लिंकेज बदल दिया बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, हाँ सर। ध्यान रखना है। यहाँ पे डिफरेंस लगे, जहाँ मतलब सिर्फ नाम को ध्यान रखो, क्या बोल, लिंकेज का मतलब लिंक डिफरेंट हो गया, दैट्स इट। सर सर Fe को तो कार्बन भी दे रहा है ना? Fe को कार्बन में दे रहा है ना बेटा, लेकिन कितने दे रहे थे, पहले 5 दे रहे थे, अभी कितना दे रहा है, 4 4, और एक कौन दे रहा है, नाइट्रोजन। तो बदल गया ना अपना, कहीं से बदलना चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज है, इसमें इतना दिमाग लगाने का काम नहीं है, बहुत ही मतलब दिखते से आंसर आ जाता है, कुछ दिमाग लगाने नहीं होता इसमें। इसको दोबारा पढ़ना ही मत, एक बार पढ़ लिया काम खत्म, आगे बहुत चीजें ध्यान देने के लिए, कहीं दिक्कत है तो समझ में तो बता देना, बस इतना ध्यान रखना। कलर वलर याद नहीं रखना है कि किसका येलो होता है किसका रेड होता है, कोई याद नहीं रहता है किसी को। हो गया? हाँ सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन है, पूछो। कलर कंपाउंड्स क्यों होता है? वो बताएंगे, वो पढ़ेंगे अभी, सब बताएंगे रीजन क्यों, कलर कहाँ से आता है वो भी बताएंगे हम उनको। ये हमको पढ़ना इसी चैप्टर में पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट कलर डिफरेंट क्यों होते हैं, क्या होता है रीजन, जब अभी तक तुम पढ़ते आए हो तो सब यहीं से आंसर मिलेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आंसर मिलेगा, आगे का पढ़ाएंगे उसको। हो गया यहाँ तक, सबको समझ में आ गया है? यस सर। नेक्स्ट लियो कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि दो हमारे पास डबल सॉल्ट होंगे, डबल कॉम्प्लेक्स आयन होंगे, जैसे हमने दिखाया था पहले। होगा क्या कि मान लो यहाँ प्लेटिनम दे रखा है, NH3 दे रखा है, NH3 दे रखा है, और यहाँ प्लेटिनम दे रखा है, प्लेटिनम की जगह कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, मान लो क्रोमियम दे रखा है या क्रोमियम दे रखा है, यहाँ पे दे दिया है CNH3 या मान लो CN दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे प्लेटिनम है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स है, दिस इज वन कॉम्प्लेक्स। अब क्या करो कि इसमें से जो 5 अमोनिया थे और यहाँ पे 5 साइनाइड थे, हो सकता है कि इनमें आपस में क्या हो जाए, अंदर ही अंदर चेंज हो जाए, एक अमोनिया यहाँ से निकल के इधर आ जाए और उसके बाद एक CN यहाँ से यहाँ चला जाए, तो क्या हो जाएगा, PT NH3 कितना हो जाएगा, 4, और क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा 1, और इधर क्या हो जाएगा, क्रोमियम CN हो जाएगा 4, और एक क्या रहेगा, NH3। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक जो है लिगेंड एक्सचेंज कर लिया आपस में ही, एक दूसरे के अंदर ही अंदर चेंजेस आ गए, वैसे को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब हो सकता है एक हो, एक से ज्यादा भी हो जाए, सारे के एक से ज्यादा भी हो सकता है क्या हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, मान लो ऐसा भी हो सकता है कि PT
NH3 होल 3 CN2 और फिर दूसरा क्या आ जाए क्रोमियम CN3 अमोनिया होल 2। तो ये भी क्या कहलाएंगे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। जब भी तुम्हारे नंबर एक्सचेंज हो रहे हो अलग हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। 1 and 2 इसमें भी जितना यहाँ जाएगा उतना वहां पे जाएगा ना? ऑब्वियसली हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली अगर निकला है तो अंदर भी आएगा, ऐसा निकले निकलेगा, वन वे कभी नहीं होता, एक्सचेंज होना चाहिए। और नहीं अगर एक्सचेंज हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही बदल जाएगा, जो कि बदल गया तो कंपाउंड ही बदल गया। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहता है, इसका ध्यान रखना है। लिख भी रहेगा क्या, this type of Pascal is exhibited when the complex has two complex ion in its cationic and anionic, which is caused by the interchange of ligands and metal atoms between the two complex ions of the same complex. आइदर सारे हो जाए या फिर एक भी हो रहा है तो भी काम हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, यहाँ पे क्या किया, 6 का 6 इधर भेज दिया और 6 का 6 इधर भेज दिया, तो सारे के सारे चेंज हो सकते हैं या फिर एक भी एक्सचेंज हो सकता है। हो गया? नहीं सर। काफी लेट ज्वाइन किया हूँ। हो गया सर। टाइम पे आया करो थोड़ा सा, है ना? चलो ठीक है। देखो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हो गए, लेकिन अब और है क्या इसमें, देखने दो। कोऑर्डिनेशन के बाद एग्जांपल दे रखा है स्टीरियो स्ट्रक्चर, लेकिन टोटल कितने दे रखे तुमको, 5 दे रखा था ना स्टार्टिंग में, 1 2 3 4, ये बताया नहीं है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन दिखा रखा है यहाँ पे, नहीं दे रखा है, तो लिखो यहाँ पे बताते क्या होता है। लिखो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। ये थोड़ा सा अलग तरह का, इसमें क्या होता है समझा, यहाँ पे ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास क्या हो, ब्रिज्ड कंपाउंड। ब्रिज्ड कंपाउंड्स पता है क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा समझो, एग्जांपल दे रखे हैं, मान लो तुमको Fe दे रखा है, Fe है और Fe के साथ मान लो लगा हुआ है Cn और 4, ठीक है। फिर एक तुम्हारे पास मान लो लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड है CO, फिर एक दे रखा है यहाँ पे तुमको ऐसा करके CO दे रखा है, मान लो ऐसा कोई भी दे रखा है, Fe दे रखा है हमको, अब यहाँ मान लो रखा अमोनिया दे रखा है होल 4, समझ एग्जांपल दे रहा है, वैसा कुछ नहीं, एग्जांपल दे रखा है, दोनों क्या है ब्रिज लिगेंड दे रखा है। अब यहाँ पे देखो क्या है, Fe के साथ यहाँ Fe यानी मान लो क्रोमियम दे दिया, और डिफरेंस समझा रहा है, तो ये Fe में कितना है 4 साइनाइड था, क्रोमियम में कितना है 4 अमोनिया था, और ये ब्रिज लिगेंड हो रखा है। अगर हमारे इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हो कि जो मेटल एटम दे रखा है उस मेटल के साथ जो लिगेंड्स लगे हुए हैं उन लिगेंड में एक्सचेंज हो जाए, ध्यान देना क्या बताता है, हम क्या बोल रहे हैं कि जो लिगेंड यहाँ पे है 4 CN है और यहाँ पे 4 अमोनिया, हो सकता है एक CN यहाँ चला जाए और एक अमोनिया यहाँ चला जाए, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे ऐसा, FeCN कितना 3 और क्या रहेगा अमोनिया रहेगा एक, फिर लिंकेज लिंकेज रख दो जैसा तैसा था CO के साथ CO का, फिर यहाँ पे क्या है क्रोमियम लगा हुआ है, कितना है अमोनिया 4 है, 3 हो गया अब, और कितना एक CN आ गया यहाँ से, है ना। ऐसा लिंकेज अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि मतलब अंदर ही कॉम्प्लेक्स के अंदर ही जो हमारा मेटल एटम है उनके पास जो लिगेंड्स लगे हुए हैं उन लिगेंड्स के पोजीशन में बदलाव आ जाए तो क्या बोलेंगे उसको
कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। नोट कर लो। समझ में आया क्या बता रहे हैं? सर और एक बार सर, बस लास्ट वाला पार्ट क्या किए? फिर से बता रहे, सुन लो क्या बोल रहे हैं। जो भी तुमको ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा, उस ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में 2 मेटल एटम रहते हैं, 2 मेटल एटम दे रखा है। तो जो मेटल एटम में जो भी लिगेंड्स रहेंगे ना, यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे अमोनिया है, तो कोई भी लिगेंड जो है वो इधर से इधर चल जाएगा, इसका वाला इधर से इधर आ जाएगा। अब हो सकता है 1 जाए, 2 जाए, 3 जाए, या चारों का चारों चला जाए, कुछ भी हो सकता है। जब भी मूवमेंट हो रहा है अंदर ही अंदर, क्या हुआ, यहाँ पे एक साइनाइड यहाँ चला गया, देखो साइन यहाँ आ गया, और इसका एक अमोनिया जो है यहाँ आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अंदर ही अंदर एक्सचेंज हो गया। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, या फिर कैसे जो पोजीशन था वो बदल गया कोऑर्डिनेशन के अंदर, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। आइदर सर तो एक यहाँ हो, 2 हो, चारों हो जाए, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। बोलो शुभम। यही बोल रहे थे सर। यही हम भी मतलब हो सकता है कि तुम्हारा चार से ये भी हो सकता है कि ऐसा एफ दे रखा है, अमोनिया 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है, सीओ लगा दिया, यहाँ पे सीओ लगा दिए, फिर यहाँ पे क्रोमियम दे रखा है, अब यहाँ पे अमोनिया था पहले, अब सीएन आ जाए 4। तो यहाँ पे क्या देखो, फिर से देखो, इन दोनों को देखो या इन दोनों को देखो, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। सारे एग्जांपल नोट करो अच्छे से। ये सब देखो रहता है, ये सब एडवांस के सिलेबस में है, एम्स के सिलेबस में है, नहीं दे रखा है इसका नहीं पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। नोट हो गया? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 5 तरीका होता है, लेकिन एक और तरीका होता है, वो भी नोट कर लो। ये तुम लोग को बताया नहीं गया है, लेकिन ये एक तरह का है भी नहीं, बस उसको नोट कर लिखवा दे रहे हैं, कहीं क्वेश्चन में आ सकता है। लिख लो, एक 6th भी लिख लो, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये क्या होता है वो समझ लो। ये तब कहेंगे, मान लो कि अगर हमको कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है ऐसा, प्लैटिनम NH3 एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है एक। अब यहाँ पे क्या होना कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर बदल जाए, मतलब एक अभी प्लैटिनम कितने टोटल, एक प्लैटिनम है, और अमोनिया कितना है, 4। 4। तो हो सकता है कि इन पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 3 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, PTNH3 और एक और लगाते PTNH3। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, सबके डबल हो गए नंबर, और ये एक अलग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, ये और ये, है ना। तो जब भी हमारे पास क्या हो कि पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है क्या कि एक की जगह 2, ट्वाइस हो जाए, ट्राइस हो जाए, ऐसा एंड कुछ हो जाएगा। n टाइम्स हो जाए, है ना, n जाके कोई नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई एग्जांपल आ गया जहाँ पे सिर्फ नंबर डबल या ट्रिपल या 4 गुने हो रहे हो, ये ध्यान रखना, नेचुरल नंबर हो जो 1 2 3 4 ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि 1.5 होगा। जब भी कोई ऐसा चीज हो रहा हो, हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। और ये क्या एक तरह का ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट अ ट्रू फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म। ट्रू फॉर्म ऑफ, क्यों नहीं है ट्रू फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म? क्योंकि यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला क्या सेम है मेरा, देखो यहाँ पे ध्यान से, नहीं, नहीं। डिफरेंट हो अगर जाएगा। नो केमिकल सर। फॉर्मूला सेम नहीं है तो उसको हम आइसोमर्स नहीं बोल सकते, इसीलिए दिस इज नॉट अ ट्रू फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको हम एक तरह से पढ़ते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। अगर तुम्हारे ऑप्शन में दे रखा है टिक कर देना, मतलब क्या हो गया कि दो से मल्टीप्लाई हो गया, 3 से मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ हो जा रहा है, नोट करो।
हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे देख लेते हैं हम कुछ इसमें। हाँ, हाइड्रेट तो करवा दिया। एग्जाम्पल देखना, देख ले, एक दो समझ में आ ही रहा है। ये देख लो एग्जाम्पल, देख लो एक्सरसाइज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ फाइनेशन एसोमेरिज्म। देख लो, बताओ तो कौन सा आ रहा है। बी सी डी सब बताओ क्या क्या है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या, बताओ। सर ए आयोनाइजेशन है। ए आयोनाइजेशन दिख रहा है सबको साफ साफ। SO4 अंदर गया, Br बाहर आ गया। एक लिगेंड अंदर गया, एक लिगेंड बाहर आ बी हाइड्रेट है। गया। बी क्या है? हाइड्रेट। हाइड्रेट है, सही बात है। सी क्या है? सी कोऑर्डिनेशन है। 4 6 CO के साथ। हाँ, देख रहा है क्या है सी? कोऑर्डिनेशन। ये क्या है? हाइड्रेट। ये क्या है? आयोनाइजेशन। और डी क्या है? डी को क्या बोलते हैं? पता सिस और नहीं। ट्रांस आ रहा है, पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो क्या बोल देंगे हम? ऑप्टिकल आइसोमर्स में आएगा ये वैसे। ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। ऑप्टिकल देखो, स्टीरियो और स्ट्रक्चर और स्टीरियो पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर पार्ट अलग हमने पढ़ लिया, इसमें कोई नहीं है। अब स्टीरियो जो पढ़ेंगे उसमें दो होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल, दूसरा होता है ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल में तुमको पता होता है कि सिस ट्रांस जो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। तो क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पढ़े नहीं, पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। हो गया नोट? हो जाएगा ना, मतलब देख लो, बस कुछ करना नहीं है इसमें। हो गया सर। चलो आगे देखते हैं। ध्यान देना है, जैसे देख रहे हैं कुछ उसमें है नहीं है। स्टीरियो वाला पढ़ ही लेते। चलो स्टीरियो पढ़ने की बात नहीं पढ़ते। स्टीरियो एक काम करो, स्टीरियो को हम लास्ट में पढ़ा देंगे, अभी छोड़ दो। ऑप्टिकल आइसोमर्स, हाँ, इसको लास्ट में पढ़ाएंगे क्योंकि अभी तुमको स्ट्रक्चर पता नहीं ना कि कौन होता है हेक्सागोनल, कौन होता है टेट्रागोनल। लास्ट में पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट हेडिंग, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि अभी हम लोग को यही नहीं पता है कि किस तरह का होता है, कौन होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा कि टेट्रागोनल होगा। ये हमको पहचान आना चाहिए। जब तक हम ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि स्क्वायर प्लेनर कौन होगा और टेट्रागोनल कौन होगा, हम इसको आंसर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े है ना। नहीं पढ़े हो, लेकिन ये नहीं पढ़े हो ना कि स्क्वायर प्लेनर से, मान लो स्क्वायर प्लेनर में कितने कितने होते हैं। स्क्वायर प्लेनर सिर्फ कैसा होता है? ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। मान लो एक तुम्हारा मेटल है 1 2 3 4, इसको भी क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर। और टेट्राहेड्रल क्या होता है? यहाँ पे एक आइटम है 1 2 3 4, देखो यहाँ पे 4 है। कौन सा स्क्वायर प्लेनर बनेगा और कौन सा टेट्राहेड्रल बनेगा, ये पता है तुम लोगों को? अभी किसी को अगर पता है तो पढ़ा देंगे सबको। नहीं पता है ना? नहीं सर। नहीं पता है, तो इसलिए हम इसके लिए क्या करते हैं ना, इसके लिए हमको निकालना पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन। नहीं कैसे निकालते हैं, याद है? सर, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। हाँ हाँ, कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर प्लेनर की टेट्राहेड्रल है? वो सिंगल बॉन्ड काउंट क्या? करते हैं। क्या सिंगल बॉन्ड काउंट करते हैं। नहीं बेटा, इसको भी करना है। अगर हमको कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मान लो प्लेटिनम अच्छा, NH3 होल 4 दे कॉम्प्लेक्स रखा है। कंपाउंड में हाँ, हमको पूछ रहे कि उसका बताओ बड़ा ये क्या लंबा है। सा प्रोसेस। कोई कोऑर्डिनेशन लंबा सा नंबर प्रोसेस देखकर। नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर देख के या फिर कह सकते हो क्या करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए VBT यूज करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे, क्या होता है, DsP2 होता है कि sp3 होता है। उसके अकॉर्डिंगली हमारा आएगा, ये आता है स्क्वायर प्लेनर और ये होता है टेट्राहेड्रल। तो हम वहां से निकाल पाते हैं। तो छोड़ दो, फिलहाल हम इसको पढ़ ले तो उसके बाद निकालेंगे। इसलिए बोले रुक जाओ, कल पढ़ा देंगे फिर अच्छे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिखो हेडिंग, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दे रखा है और कौन सी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स तो पता ही है।
वाटर मॉलिक्यूल ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स काफी सिंपल मुझे लग रहा है, मैंने बताया नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो तुमने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ रखा है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है। वीबीटी क्या होता है, वीबीटी वहाँ पे क्या करते हैं, वीबीटी का यूज क्या था ये बताओ, याद करवा थोड़ा सा बैठ के। हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। हाइब्रिडेशन निकालने का काम आता है, याद है सबको। वीबीटी से हम क्या निकालते हैं हाइब्रिडेशन की, sp3 है कि sp3d है ना, sp3d2 है, ये सब निकालना हमने सीखा है वहाँ पे। और क्या यूज होता था वीबीटी का, क्या क्या बोलोगे अगर वीबीटी में क्या पढ़े थे केमिकल बॉन्ड में, क्या क्या सीखते हैं वहाँ पे कि किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड कैसे बनता है, sp लिंकेज होता सिंगल है, बॉन्ड होगा कि सिंगल डबल बॉन्ड बॉन्ड है, होगा। पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, किस तरह का बॉन्डिंग हम समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग वीबीटी में भी वही देखने वाले अल्टीमेटली कि जो मॉलिक्यूल दे रखा है उसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, क्या हाइब्रिडेशन रहेगा, ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ फीचर्स हैं उसको हम लोग को वन बाय वन नोट करना होगा। तो लिखो द साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी आर, कौन कौन से वन बाय वन लिखते जाएंगे। पहला क्या है, द सेंट्रल मेटल आयन हैज अ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर अकोमोडेटिंग इलेक्ट्रॉन्स donated by the ligands, and the number of empty orbitals is equal to the coordination number of the metal ion in the particle complex। ये हमको ऑलरेडी पता है कि जो मेटल एटम होता है उसके साथ कुछ लिगेंड्स होते हैं हमारे पास, जो लिगेंड्स क्या करते हैं अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि इसके पास कितने एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल क्या करेंगे, इसके लोन पेयर को लेंगे। तो जितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही ये ले सकता है, उतने ही अकोमोडेट कर सकता है, और वही क्या होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसको नोट करो फटाफट। फर्स्ट पॉइंट सिंपल है, काफी समझ में आ रहा है अच्छे से। थ्योरी है, थ्योरेटिकल पार्ट है, समझा देते पर लेकिन नोट करना पड़ेगा। नोट करो, हम बहुत अच्छा समझा देंगे, बिल्कुल सिंपल है, वीबीटी कुछ करने नहीं है। यहाँ पे 5-6 चीजें हैं जो कि जानने के लिए होगा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, इनर डी निकालना है, आउटर डी निकालना है, सब पढ़ेंगे क्या क्या निकालना है। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। हो गया नोट, फर्स्ट पॉइंट। यस सर। एक मिनट से समझना है थोड़ा सा इसमें, और काम कीजिए तो हम 10 मिनट बता देंगे क्या है क्या। हो गया सर। सेकेंड पॉइंट नोट करो, क्या है इसका, the atomic orbitals s, p and d of the metal atom hybridized to form hybrid orbitals with a definite directional properties। ठीक है, these hybrid orbitals now overlap with ligand orbitals to form strong chemical bonds। तो मतलब क्या बताएं कि जो आयरन है उसका भी क्या होगा, sp_d ऑर्बिटल होता है, तुमको पता है कैसे लिखते हो, 1s2 2s2 पीसेस भरते हो बैठ के, है ना, इसका कॉन्फिगरेशन निकालोगे बैठ के, और फिर इसके भी जो होंगे ऑर्बिटल्स वो क्या करेंगे, इसके ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे और केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। तो वही लिख रखा है। खाएगा पिएगा नहीं, जब ये लोग डरता है भागने को आकाश से। हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो बच्चे। एक मिनट से चलो ठीक है, लिखो अच्छे से।
हो गया सर। देखो सी इंपॉर्टेंट है, उसको समझो क्या बोल रहा था। डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडेशन में बी आइदर इनर डी, इनर मतलब इनर n-1d, और आउटर nd orbitals. The complex formed in these two ways are referred as low spin and high spin complexes respectively. इसको नोट करो, समझाते इसका मतलब क्या होता है। सर समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। बताएंगे, समझाएंगे, पहले नोट करो, हम समझाते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? हाँ दिख रहा है मगर समझ में नहीं आ रहा। वो हम बोले समझाएंगे, नोट कर लो पहले। नोट करो, हम समझाते हैं, तो पहले बोला। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज हम बस ये समझा ही देते हैं, देखता हूँ कुछ लिखा ही नहीं। उसे नोट करो। हो गया नोट? हो गया सर। देखो इनर डी आउटर डी का मतलब समझाते रहे। मान लो कि आयरन है ना। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 है ना। हाँ 26 से क्या आएगा, 1s2 2s2, चलो पूरा छोड़ दो, आर्गन तक हो गया, आर्गन तक 18 हो गया, 18 के बाद क्या आएगा, 4s2 3d6। ठीक है, बोलते जो है ना। हाँ यस सर 4s2 ठीक है। 3d6 आ गया। अब 4s2 के बाद 3d आ गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आगे भी, जैसे मान लो ये एटम है, एटम का फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, आगे भी मान लो थर्ड सेल तक भरा हुआ है, तो फोर्थ सेल तो खाली रहेगा, या उसके बाद भी खाली रहेगा, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे अगर 3d हम भर देते हैं, 3d के बाद मान लो 4s आ गया, फिर क्या आएगा, 4p आएगा, फिर क्या आएगा, 4d आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, दिख रहा है यहाँ पे। तो हाँ ये सब दिख क्या रहा है, है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल से खाली है, मतलब यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन तुम भर दिए, बट ये सब क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। आगे वाले जो बाहर वाले भारी खाली पड़े हुए, ये सब क्या है, एम्प्टी एम्प्टी। 4p हो गया, 5d हो गया, फिर 5s आएगा, फिर 5p आएगा, फिर 5d आएगा, ये सब क्या है, एम्प्टी है। सब क्या है, सबके सब यहाँ से एम्प्टी है। यहाँ तक हमारा क्या इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो अगर हम देखेंगे आयरन को, आयरन किस पीरियड का है, फोर्थ फोर्थ। पीरियड का। तो इसके लिए मेरा n क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल 4 हो गया। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन अगर 3d में भर रहे हैं, तो ये क्या है, n-1d है, हाँ है ना। हाँ तो n-1d में अगर हम, अब समझो यहाँ पे 3d6 है, तो 3d को अगर तुम देखोगे तो d ऐसे होता है, इसमें 3d6 है। मान लो 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसा रह गया तो क्या d में जगह है भरने का, खाली जगह है क्या, सब में है देखोगे तो सर। नो भर सर। है। लेकिन देखा जो सब में एक एक है ना पड़ा हुआ, हमको चाहिए हाँ लोन पेयर, मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोई भी विंडो पूरा खाली है क्या, कोई बॉक्स खाली नहीं है, नहीं है। नहीं तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन भरना है तो क्या हम यहाँ भर पाएंगे, नहीं सर। नहीं भर पाएंगे। तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा भरने के लिए, बाहर जाना पड़ेगा। सर इलेक्ट्रॉन तो भर पाएंगे, लोन पेयर नहीं भर इलेक्ट्रॉन पाएंगे। नहीं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भर पाएंगे। मान लो कि Cl लगा हुआ है 6 ठो, K4Fe CN6 है, K4Fe CN6 है, Cn दे रखा है 6 पीस। तो Cn अगर 6 है तो हर एक काम को लोन पेयर 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या यहाँ भर पाओगे तुम, यूज कर पाओगे इसको, नहीं ना। बोलो कहाँ, क्योंकि हमारा एक एक तो है भरा हुआ, हमको पूरा खाली कराना पड़ेगा। पूरा खाली हो पाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो हमको अगर नहीं हो भरना है तो पाएगा। कहाँ जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। हाँ समझ में आया क्या बोल रहे। और अगर हाँ हम सर। आगे बढ़ने के लिए जाएंगे, ये समझ लो अगले क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने क्या यूज किया, हमने 4d यूज किया। और 4d देखा जाए तो अगर n हमारा यहाँ पे फोर्थ सेल के लिए n मेरा 4 है, ये कौन सा nd हो गया, है ना। ये n-1d था, ये क्या nd है। हम्म। तो वही ये बोल रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को, अगर अंदर मेरा सर भरा हुआ रहता है, सुनो ध्यान से, अगर मेरा अंदर भरा हुआ रहता है और अगर हमको एम्प्टी ऑर्बिटल बाहर वाले यूज करने पड़ते हैं, किसको, लोन पेयर को भरने के लिए, लिगेंड्स के, तो उसको हम बोलेंगे आउटर डी कॉम्प्लेक्स, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। लेकिन किसी तरीके से मान लो कि ये 6 इलेक्ट्रॉन थे, वो पेयर हो जाते हैं। पेयर का मतलब समझ लो कि 6 इलेक्ट्रॉन थे, सबको हम घुसा के जबरदस्ती पकड़ के 6 में एडजस्ट कर देते हैं ऐसे ऐसे, तो 2 खाली रहता है मेरे पास। बोलो है ना। हाँ सर।
अगर 2 खाली रह जाता तो क्या हम इस 2 को यूज कर सकते थे लोन पे भरने के लिए? हाँ या ना? हाँ Yes, अगर sir. ये 2 भर सकते हैं, अगर हम इनर वाले डी को यूज कर सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? इनर डी कॉम्प्लेक्स। आई बात समझ में? क्योंकि हमने यहाँ पे 3D यूज कर लिया, बट यहाँ पे कौन सा यूज किया? 4D यूज किया। हमको आगे वाला यूज करना, 4D यूज करना पड़ गया। कब? जब ये भरा हुआ है, जब सब एक एक फैल के रह रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने सबको जबरदस्ती क्या किया? एडजस्ट कर दिया, दबा के सबको भर दिया कि नहीं, तुम 6 थे, 6 बिल्कुल एडजस्ट हो जाओ। तो ये एडजस्ट हो गया, यहाँ पे 2 खाली कर दिया। जब खाली कर दिया तो हमारा लोन पर यहाँ पे आ सकता था, तो हमने 3D मतलब n-1D यूज किया। तो ये हो गया इनर डी, क्योंकि अंदर वाले डी को यूज कर लिया, इसको बोल दिया इनर डी। आई बात समझ में कैसे बता रहे हैं? ये सर। और सर तो अगर वो फिर भी तो 4D में जाएगा ना? 4D में जाएगा? नहीं जाएगा ना, बता रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे इसमें जाएगा, फिर 4S आता है और 4P आता है। 4D में जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। हमारे पास 6 ही बनते हैं, 6 होते हैं या 4 होते हैं। तो देखो कितना है, 2 यहाँ हो गया, एक 4S का आ गया, और P में कितना होता है? 3 होता है। 1 2 3, तो कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 जगह मिलकर हमको खाली है, तो 6 ही होते हैं लिगेंड। उससे ज्यादा लिगेंड्स होते नहीं है, मतलब इससे ज्यादा बनाते नहीं है। हमारे पास 6 ही लिगेंड्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं, 7 8 वाले कॉम्प्लेक्स नहीं पाए जाते हैं। तो हमको 4D को यूज करना पड़ेगा ही, तो हमारे इसी में काम चल जाएगा। समझ में आया क्या बता रहे हैं? सर हम लोग जो ये ऑर्बिटल वाला बना रहे हैं, हम्म। ये सेंट्रल मेटल एटम का बनेगा ना? सेंट्रल मेटल एटम ही तो देंगे ना। ये लिगेंड किसके साथ जा रहा है? सर एटम के मतलब साथ जा ये रहा तो है। Fe+2 का होगा। Fe+2 का होगा, हम जान रहे हैं। Fe+2 में भी हम समझ रहे हैं, वो भी हम बताएंगे तुमको। Fe का समझ में, ये बेसिक्स बता रहे, पूरा हम डिटेल में नहीं बता रहे तुमको, बताएंगे तो समझाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे तब। या फिर पहले नोट कर लो, फिर हम एक बार और पढ़ा देंगे। अभी समझ में आ गया यहाँ तक जितना हम आइडिया देना चाह रहे हैं? यस सर। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो प्रॉपर समझ में अपने आप आ जाएगा। बट यहाँ पे तुमको वही समझा रहे हैं कि अगर हमको अंदर वाला यूज करना पड़ा तो कहलाएगा इनर डी, लेकिन अंदर वाला यूज करना नहीं पड़ा, मतलब काम ही नहीं आ रहा, सब फैल के रह रहा है। कब फैल के रहेगा, कब ऐसे रहेगा, वही बताएंगे। वो होता है हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, 2 तरह का चीज आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है वो भी बता देंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उसको बोलते हैं जिसका बहुत पावर होता है, ठीक है, मतलब वो भी बताएंगे क्यों होता है। तो अभी फिलहाल नोट कर लो उसको, है ना? ठीक है, तो अंदर वाला मतलब N-1D अगर यूज n-1d को करना यूज पड़ेगा। किया है तो इनर डी हो गया। और अगर nd को यूज, अगर आउटर डी को यूज करना पड़ गया, 4D को यूज करना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे? आउटर डी, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। और अगर हमको 3D को यूज करना पड़ रहा है, n-1d को यूज करना पड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे? इनर डी कॉम्प्लेक्स। और समझो यहाँ पे स्पिन मतलब क्या होता है? स्पिन मतलब होता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना हमारे पास स्पिन मोमेंट ज्यादा होगा। जितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा उतना ही हमारा स्पिन क्या होता है? हाई। ठीक है। अब देखोगे अगर n-1d यूज कर रहे हो तुम, n-1d यूज करने के लिए क्या करना है? हमको सबको पेयर करना पड़ेगा। 6 तो 6 के पेयर हो गए, 1 2 3 4, आयरन का जो 6 का 6 पेयर हो गया। अगर लेकिन अगर हमको मान लो भरा हुआ फैल के रहता, जो हमने दिखाया था पहले ही तुमको, 1 2 था, बाकी सब फैल के रह रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या है, एम्पेयर्ड कहाँ ज्यादा आ रहा है? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? ऊपर वाला। ऊपर वाले आउटर में क्या डी। दिख रहा है कि एम्पेयर्ड हमारा ज्यादा है। और अगर हम 3D यूज कर पाते हैं, मान लो 3D अगर हम यूज कर पाएंगे, तभी यूज कर पाएंगे जब सबको पेयर करके रख देगा। आयरन के जो 6 इलेक्ट्रॉन बचे सबको पेयर कर दिया जबरदस्ती में। अगर ये पेयर हो जाते हैं तो मेरा स्पिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि एम्पेयर्ड बचे ही नहीं, या फिर बहुत कम बचे। तो जब भी हमारा इनर डी ऑर्बिटल बनेगा, उस केस में क्या मिलेगा हमको? लो स्पिन। क्या मिलेगा? लो स्पिन। और अगर हमारा आउटर डी बनेगा तभी बनेगा जब सब फैल के रह रहा है, और जब सब फैल के रहेगा तो इसमें क्या आएगा? हाई स्पिन आएगा, क्योंकि सारे के सारे क्या एम्पेयर्ड है, तो क्या बोलेंगे इसको? हाई स्पिन। ये अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो ज्यादा समझ में अच्छे से आएगा। फिलहाल अभी इसको नोट करो, एक आइडिया तुमको हम दे दिए बस बताने के लिए। क्वेश्चन करके सब समझा देंगे, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ो, नोट करते जाओ। अभी नोट मत करो, बस सर समझाते हैं। हाँ बोलो। इनर डी में हाई स्पिन होगा ना? इनर डी में लो स्पिन होगा बेटा, यार लिख लो यहाँ पे क्या दे रखा है, लो स्पिन है ना। हाँ, इनर डी में लो स्पिन, देखो क्या दे रखा है, एज लो स्पिन एंड हाई स्पिन, सही तो दे रखा है। इनर डी में लो स्पिन और आउटर डी में हाई स्पिन। छोड़ दो अभी, फिलहाल नोट कर लो, हम समझा देंगे बाद में, रहने दो उसको, नोट मत करो, आगे बढ़ो। डी नोट करो। ईच लिगेंड कंटेन्स अ लोन पेयर, सबको पता है, सबके पास लोन पेयर होते हैं। फटाफट नोट करो, कुछ नहीं करना इसमें। ई वाला नोट करने का मतलब नहीं है, सबके पास होता ही होता है। एफ नोट कर लो।
अगर कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड है तो मतलब पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक? paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। वही बोल रहा है पहला पॉइंट, इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट इज पैरामैग्नेटिक, और अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। वो भी नोट कर लो। समझाएंगे तुमको, इसका बेसिक समझाएंगे, क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, कहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, कैसे पेयरिंग होता है, क्यों पेयरिंग करते हैं, सब बताएंगे। हाँ बोलो। तो ये और एक बार बताएंगे ना? कौन सा? हाँ पूरा बताएंगे, पूरा समझाएंगे। अभी तो बस हम ठीक है, लिखवा दे रहे हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना इसको तो प्रॉपर क्लैरिटी के साथ करेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, हर एक चीज बता देंगे, टेंशन मत। क्योंकि अभी हम बस एक आइडिया दे रहे हैं, लेकिन शायद तुम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चंस करेंगे तब समझाएंगे। इसको बस नोट करते रहो। एफ में क्या बता दिया? जी वाला नोट करो, क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स एज वेल एज द हाइब्रिडेशन। जितने हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे क्या निकालेंगे हम? ज्योमेट्री या हाइब्रिडेशन निकालेंगे कि sp2 है, sp3 है, dsp2 है, क्या है, सब निकल जाएगा बैठ के। इन प्रैक्टिस द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स फाउंड टू, ये सब मत नोट करो, ये नोट करो सीधा। उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्या होता है? म्यू क्या होता है? अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो हम निकाल लेंगे, ये नोट कर लो, जो भी निकालना होगा हमको। मैग्नेटिक मोमेंट किस में होता है? बोर मैग्नेटॉन में। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए बहुत बार दिया जाता है और बहुत क्वेश्चन में हेल्प हिंट के फॉर्म में दिया जाता है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, तो बाकी सब चीज तुम निकालो खुद से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वीबीटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, और सीएफटी, इससे तुम कलर निकालना सीख जाओ, कैसे कलर आता है, क्या कलर होता है, हर एक चीज। ये दो मेन थ्योरी है इस चैप्टर में, अगर ये आ गया तो चैप्टर पूरा आ गया। और बहुत ही आसान है, बस एक बार समझना है, समझ लोगे क्लैरिटी आ जाएगा। यहाँ पे बोलो। एमओटी क्यों यूज नहीं किया? वो तो अपडेटेड थ्योरी है ना। कहाँ कहाँ? एमओटी यहाँ पे क्यों यूज नहीं किया है? एमओटी यूज होता है, ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेशन में यूज, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। एमओटी जो है यूपीएससी के सिलेबस में आता है, आईआईटी के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में नहीं है, 12th के सिलेबस में नहीं है एमओटी, ध्यान रखो। अब जो सिलेबस में नहीं है उसको क्यों, मतलब ठीक है ना, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ा तो देंगे हम चाहो तो। नहीं सर, अभी नहीं। लोगों को काम करनी है हमारे लिए उसमें। एमओटी सही बात है, डेवलप्ड थ्योरी है, इसमें थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाता है वो चीज, इसीलिए सिलेबस में सिंपल रखने के लिए हटा दिया गया उस चीज को। हो गया? यस सर। बस ये लिख लो, म्यू निकालने के लिए आना चाहिए, कैसे आता है, क्या आता है, ये भी बता दिए हैं। और लास्ट पार्ट क्या है, ये वाला एच, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फोर्स्ड टू पेयर अप अगेंस्ट हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट रूल, इनफैक्ट सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट, ये नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है वो ही बता देंगे, देखते हैं, अगर दे रखा है तो बताते, अभी नहीं दे रखा तो तुमको चार्ट दिखाना पड़ेगा हमको, उसके थ्रू तुम याद रखोगे उस चीज को। तो क्या बोल रहा है, लिगेंड जो होता है ना, लिगेंड सीएन भी माइनस भी और लिगेंड सीएल भी है, लेकिन सीएन माइनस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और ये जो है ये क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में वो हम बता देंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का मतलब ये होता है कि कितना ज्यादा अच्छा डोनेट करेगा। समझो यहाँ पे दोनों क्या करे, लोन पेयर को दे रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पे सुनो, सब लोग अच्छे से समझाई दे रहे हैं। मान लो यहाँ मेटल एटम है, सब लोग को आवाज आ रही है ना? तो अच्छे से कौन देगा, कार्बन देगा कि क्लोरीन देगा, ये बताओ। अगर तुमसे पूछते हैं कि हमको दोनों को, कार्बन को भी डोनेट करना है और क्लोरीन को भी डोनेट करना है, तो ज्यादा डोनेट कौन करे, ज्यादा दानी कौन है, कार्बन या क्लोरीन? क्लोरीन। कार्बन। क्यों कार्बन, क्यों क्लोरीन? क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है क्लोरीन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव से। ज्यादा है तो पकड़ के रखेगा कि दे देगा?
पकड़ के रखेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें जो होती है वो क्या करती है, पकड़ के रखती है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ही क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है डेल्टा माइनस वो पकड़ के रखता है। याद है ना, सबको बताया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो क्या करेगा, इट विल कीप द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इटसेल्फ, वो देना नहीं चाहेगा। लेकिन जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वो क्या करेगा, दे देगा। समझो प्रीतम क्या अच्छा, बता वो रहे हैं? सर इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा। हाँ है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड। देखोगे तुमने HCl अगर देखते हो, Cl क्या करता है, सारा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ आ रहा है याद? और इलेक्ट्रोनेगेटिव हाँ रीजन क्या है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस है काफी बड़ा हो जाता है। सेम न्यूक्लियस में सेम ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए खींच लेता है बैठ के। तो ये ध्यान रखना है कि जो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो डोनेट अच्छे से करेगा कि नहीं करेगा, फिर से बताओ। डोनेट नहीं करेगा अच्छे से। नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सो लेस टेंडेंसी टू व्हाट, डोनेट। लेस टेंडेंसी टू डोनेट। और अगर डोनेट अच्छे से नहीं किया तो क्या कहेंगे उसको, वीक फील्ड लिगेंड। समझ में आया क्या बता रहे हैं? हाँ सर। लेकिन अगर कार्बन है, अगर तुम्हारे पास मतलब सिंपल सिंपल कार्बन हो गया, कार्बन वाले जितने भी हो गए जो भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन है, नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी कम ही होता है, ठीक है ना। या फिर कभी कभी ऑक्सीजन भी किसी केस में देख लोगे कि वो सब कम हो, लेकिन जैसे Cl हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग। ये सब क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वीक फील्ड लिगेंड कहलाएंगे। और ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। CO हो गया, CO में कौन दे रहा है, कार्बन दे रहा है फिर से। तो कार्बन क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड, बताओ। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्यों? क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अच्छे से देगा, बिल्कुल बढ़िया से देगा। जब अच्छे से देगा तो उसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझ में आया कैसे बता रहे हैं? हाँ सर। ये तुमको ध्यान रखना, एक ट्रिक बताया जो कि बहुत कम बुक्स में रहते हैं, कैसे पहचानना है कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन वीक फील्ड है। और क्या होता है कि जो तुम्हारे डी इलेक्ट्रॉन्स थे आयरन के, कितने थे, 6 थे ना, 1 2 3 4 5 6, देखा होगा तुमने, 1 2 3 4 5 6, देखा है हमने, 4:3:6 आया था, ठीक है। तो जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या है, पूरा अच्छे डोनेट करेगा। जब वो अच्छे से डोनेट करेगा तो क्या करता है कि अब समझो ये क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या दे रहा है ये, इलेक्ट्रॉन। और इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल। रिपल्सन करेंगे। तो रिपल्सन के कारण क्या होता है कि ये जितने भी है ना, फैल के जो रह रहे हैं ना, उसको फैल के दबा देते हैं कि ज्यादा फैल के मतलब हम तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं, सिमट जाओ एक साथ। तो क्या होता है कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अपना लोन पेयर इसको देता है आके, तो इसको ना क्या करना पड़ता है, इसको क्या करना, पेयर करना पड़ता है। इट हैव टू पेयर अप, अपने आप को पेयर करना पड़ता है अगेंस्ट हुंस रूल। हुंस रूल क्या कहता है, सब लोग फैल के रहो और फिर एक ठो को पेयर करो जब करना पड़े तो, वरना सबको एक दो। तो वो बोलता है कि भाई हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मेरे पास बहुत ज्यादा लोन पेयर हमको रखना नहीं, सब दे देना है, तो तुम एडजस्ट करो मेरे लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब जबरदस्ती अपने अपने जगह पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 थे तो सबको सेट करो, तो 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास 2 क्या हो गए, खाली। आई बात समझ में, क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं? यस सर। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड सर लिगेंड रहेगा जबरदस्ती पेयर अप करा देगा, लेकिन यही अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो क्या ये पेयर अप करा पाएगा, नहीं नहीं। करा पाएगा। नो उसके नहीं अंदर करा पेयर अप पाएगा। नहीं होगा, वो आराम से फैल करेगा, जैसे फैल के पहले रहता है वैसे फैल के बाद में भी रहेगा, तो वैसे का वैसा रह जाएगा। इसी केस में डिफरेंस आता है, और इसीलिए हमारा जो लिगेंड है उसके लिए जो जगह है रखने का वो बदल जाता है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हमको बाहर ही जाना पड़ेगा रखने के लिए, क्योंकि अंदर भरा हुआ है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे ये वाला केस आ गया तो जगह मिला लिया अपने लिए। अब जब जगह मिल गया तो हम यहाँ भरेंगे, इनर डी यूज कर लेंगे। आया बात समझ में, कैसे बता रहे हैं? सर अगर मान लीजिए एक बॉक्स खाली है एक बॉक्स तो, खाली है, और तो उसके क्या बाद उसको अगर यूज हम करेंगे। क्लोरीन को लाए हम्म तो वीक फील्ड लिगेंड है, वो क्या करेगा? हमेशा ध्यान रखो, अगर क्लोरीन है और एक बॉक्स खाली है तो भी उसको पेयर करना ही करना है। वो छोड़ मतलब बाल, अब आप समझ लो कि तुमको चाहिए 2 ही। देखो ये भी केस काफी इंपॉर्टेंट केस, वो समझा ही दे रहे हैं अगर पूछ लो तो इस तरह का बात। अगर मान लो कि हमको, सुनो ध्यान से, अगर मान लो कि हमको, हमारे पास डी में 5 होते हैं, 1 2 3 4, और हमारे पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा है नहीं। हमको 3 खाली पहले से, मेरे पास क्या है, 3 पहले से खाली है ना। और अगर हमसे बोलता है कि हमको 2 ही का काम है, हमको सिर्फ इनर डी में 2 ही चाहिए, 2 ही खाली चाहिए, तो पेयर अप कराएंगे क्या?
अगर हमारे पास पहले से 3 खाली और हमको सिर्फ 2 ही चाहिए, क्योंकि हमको 2 ही में ही काम हो जा रहा है, क्योंकि हमको 4s यूज करना है, 4p यूज करना ही है, इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। उस केस में हमको ये दबा के नहीं रखना है, उसको फिर जबरदस्ती दबाने से क्या होगा, मेरा एनर्जी बढ़ जाएगा। तो अगर पहले से मेरा 2 खाली है या 3 खाली है तो हम इसको जबरदस्ती पेयर अप नहीं करेंगे, भले ही मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या फिर वीक फील्ड हो। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करवा देंगे बाद में। इसको चाहो तो नोट कर लो कि इसको फिर पेयर अप नहीं कराते हैं जब 2 खाली, या फिर मान लो 3 ही इलेक्ट्रॉन है और 3 ही इलेक्ट्रॉन है और हमको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे दिया, तो भी हमको इसको पेयर अप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 2 तो खाली है ना, 2 में मेरा काम हो जा रहा है, हमको सिर्फ 2 ही चाहिए होता है। लेकिन अगर मान लो 4 होता या 5 होता या 6 होता तो हम जबरदस्ती पेयर अप उसको कराते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो पेयर कर देगा, वीक फील्ड रहेगा तो पेयर नहीं कराएगा। समझ में आया प्रीतम कैसे बता रहे हैं? हाँ सर। थोड़ा थ्योरी में समझना पड़ेगा, थोड़े क्वेश्चंस करोगे थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। बट यही सब डिफरेंस है जो कि जेईई में पूछ देता है, इंपॉर्टेंट। अभी तुम क्वेश्चन करोगे एडवांस वगैरह के ना, ये सब दिखेंगे तुमको, ये सब क्वेश्चन तुमको दिखेंगे जो तुमने अभी जस्ट पूछा है, जो हम बता रहे हैं कि कब पेयर अप, क्यों? क्योंकि डिफरेंस तुम्हारा क्वेश्चन में नहीं आएगा, डिफरेंस हाइब्रिडेशन में नहीं आएगा, लेकिन जब तुम निकालोगे ना इसका मैग्नेटिक मोमेंट, एन निकालोगे, म्यू निकालोगे, तब वो डिफरेंस आ जाता है, आंसर बदल जाता है उस समय। क्योंकि अगर तुम मान लो 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो तुम अगर पेयर करो चाहे ना करो, अंदर वाला यूज कर लिया तो काम हो गया तुम्हारा। लेकिन तुम देखोगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लेकिन अगर तुम पेयर कर दोगे तो एक भी नहीं दिखेगा। ये डिफरेंस आ जाता है, ध्यान रखना। इसको हम कराएंगे अगले क्लास में, जब हम पढ़ेंगे तो उसके सारे क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। फिलहाल हमने एक रफ आइडिया दे दिया है कैसे होता है, क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, हाँ सर। चलो इसको नोट कर लो, अगले क्लास में हम देखते हैं। फिर इसके बाद इस पे क्वेश्चन सारे करेंगे बैठ के, वीबीटी और सीएफटी दोनों कंप्लीट कर देंगे क्लास में। ये तीनों हो जाएगा। मेन अगला क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, धन्यवाद करते हैं काफी। चलो फिर ठीक है, चलो स्टार्ट कर दे, देखते हैं कैसे। थैंक यू सर। चलो थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Awesome.